अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्दर। नाजरीन, एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजर जाए, हंसते मुस्कुराते ये दिन गुजर जाए। अगर बात करें, बेहतरीन जो लोग होते हैं वो बेहतरीन नीयत रखते हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे होते हैं ना, उसमें आपकी नीयत का बड़ा एक अमल होता है, एक अमल दखल होता है। अगर बात करें, बेहतरीन लोग जो होते हैं बेहतरीन नीयत रखते हैं और जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम काम जो हैं वो संवार देता है। और अगर आपकी नीयत ठीक नहीं तो आपके काम में गड़बड़ होती है, कोई ना कोई रुकावट आना शुरू हो जाती है। अगर नीयत ठीक है तो अल्लाह ताला काम संवार देगा, तो कोई भी मखलूक आपका काम बिगाड़ नहीं सकती। हम लोग थोड़ा ये सोचते हैं कि हम कोई काम करने से पहले ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरे से जेलस हो रहा है, फ़लाँ हसद कर रहा है, फ़लाँ चाहता ही नहीं कि मैं कुछ कर लूँ। हम लोग पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं। आप अपनी नीयत ठीक रखें, अल्लाह ताला रास्ते बना देगा। और अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते बना दिए तो कोई भी शख्स, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो, वो आपका काम नहीं बिगाड़ सकता। नाजरीन, कल हमने बात की थी ज़लज़ले के बारे में, तो अभी भी तिबी इमदाद दी जा रही है उन लोगों को, मुतासरा अफराद को जो ज़लज़ले में मुतासिर हुए। इसके अलावा बात की जाए जो फ़ौज की, पाक फ़ौज अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और इसके अलावा पंजाब के अलावा पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डेंगू फीवर जो है बहुत अहम हो गया है। एक वक्त आया था डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा आम हो गया था। जब वो आम हो गया तो लोगों ने ना उस पर मुहिम चलाना शुरू कर दी, अवेयरनेस देना शुरू हो गई। और अचानक से वो मुहिम बंद कर दी गई, अवेयरनेस लोगों को देना बंद कर दी गई। और हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये बुखार या ये जो डेंगू मच्छर है वो ख़त्म हो गया, जबकि वो ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ अरसे के लिए आप ये कह सकते हैं कि गायब हो गया था, या वो वक्त नहीं था, वो मौसम नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। और आजकल ये बीमारी दोबारा से शुरू हो चुकी है। और आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जो डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 50 लाख जो अफराद है, तकरीबन 50 लाख, ये एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर नहीं है, वो तकरीबन 50 लाख अफराद दुनिया भर में डेंगू बुखार में या डेंगू मर्ज जो है उसका शिकार होते हैं। और 125 ममालिक जो हैं उनमें ये जो मर्ज है, ये जो मच्छर है वो फैल चुका है। अगर बात करें डेंगू मच्छर की, तो इस बारे में आज हम अवेयरनेस भी देंगे, बताएंगे डेंगू मच्छर है क्या और ये मर्ज क्या है और कैसे लोगों में ये आम हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट खेलने वालों जो हैं आज बड़ा खुश होंगे, क्योंकि मेरे साथ आज एक बड़े प्यारे मेरे मेहमान जो हैं वो क्रिकेटर भी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग की, और क्योंकि मेरे शो में सिंगर ज़रूर होता है, क्योंकि हम गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ हम लोग सिंगिंग भी सुन रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमान को मिलवाना चाहूँगी। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और इनके साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे सिंगर हैं जी, रमज़ान अली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं रमज़ान आप? शुक्र अल्लाह पाक जी। इसके साथ मेरे बड़े प्यारे और ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। काशिफ जावेद इनका नाम है जी, क्रिकेटर हैं और ये डिसेबल टीम के साथ खेल रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी परफॉर्म भी किया, इंटरनेशनली भी परफॉर्म करके आए। थैंक यू सो मच काशिफ। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक। ठीक, खैरियत से हैं? जी शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप इस्लामाबाद से हमारे लिए स्पेशली आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। अगर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपने शो के आगाज़ में डेंगू का जिक्र किया कि डेंगू जो मर्ज है बहुत आम हो चुका है, काफ़ी लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। बेसिकली अगर पूछा जाए कि डेंगू है क्या, हम लोग ये सोच लेते हैं कि एक मच्छर है, उसके काटने से हो जाता है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर एक बंदे को डेंगू है तो उसका जो वायरस है वो दूसरे में भी मुंतकिल हो जाता है, तो कुछ ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने मौके की मुनासिबत से बड़ा अच्छा टॉपिक चुना। एक दो चीज़ें मैं जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि जी डेंगू पे काबू पा लिया गया। डेंगू जिस मुल्क में भी आता है उसमें आज तक ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, ख़त्म नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, किसी मुल्क में भी नहीं हुआ। बड़े अच्छे तरीके से भी वो रहता है, वो दब जाता है ज़रूर, आपके अच्छे कंट्रोल से वो कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि टोटली आप उसको एरेडिकेट कर दें। लिहाजा एक तो ये समझने वाली चीज़ है। जो गवर्नमेंट के करने वाला काम है कि उन्हें जब सीज़न, ये गर्म मरतूब जब सीज़न आता है उसमें ये ज़्यादा फैलता है, उसकी अफजाइश ज़्यादा होती है। जो सर्दियाँ आएंगी ना, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो उन मौसम में पहले से सर्वेलेंस जो है वो गवर्नमेंट को शुरू कर देनी चाहिए।
और केस रिपोर्टिंग जो है वो शुरू होनी चाहिए। अब जब वो सर पे पड़ जाए तो फिर हिफाजती इक़दाम करना वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब वो है क्या डेंगू बेसिकली जी, ये एक वायरस है। ठीक है। 4 इसकी किस्में हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ठीक है। और एक मॉस्किटो है जो एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपेक्टस, हमारे मुल्क में इजिप्टाई ज़्यादा है। वो जब किसी भी बीमार को काटता है, उसकी मादा जो है फीमेल मॉस्किटो जी, वो उसको सक कर लेती है ब्लड को। ठीक है। अब जब वो किसी दूसरे को काटेगी तो वो वायरस उसमें मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है। 3 से 14 दिन लगते हैं उस वायरस में। आज मुंतकिल हुआ है ना, तो 3 से 14 दिन के बाद सिम्टम शुरू हो जाएंगे उस पेशेंट में। अच्छा, एक बड़ा मतलब समझने वाली बात है कि ये फॉर्चुनेटली 90% लोगों में जिसमें इन्फेक्शन हुआ उनको पता भी नहीं चलता कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा जिस्म में दर्द हुआ और क्लियर हो गया। ठीक है। तो लिहाजा हमें, लेकिन इसकी एक सिग्निफिकेंस है जी। सिग्निफिकेंस ये है कि मतलब फ़र्ज़ करें किसी को भी डेन 1 से उसको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। पता नहीं चला, लेकिन उस डेन 1 के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ लाइफ लॉन्ग पैदा होगी। ठीक है। अब उसको डेन 1 पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसको डेन 2 आ गया तो मुसीबत ये है इसकी कि जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हो और दूसरा वायरस आके इन्फेक्ट करे तो वो उतना सिंपल नहीं होगा, ठीक, वो फिर सीवियर होगा। ठीक हो। 3 इसकी किस्में हैं। एक होता है सिंपल फीवर, डेंगू फीवर जिसको कहते हैं। ठीक है। एक होता है डेंगू हेमराजिक फीवर और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर में कुछ भी नहीं होता, उसमें थोड़ा सा हमें एहतियात की ज़रूरत ये है। एहतियात की ये ज़रूरत है कि ये बुखार 2 दिन से लेकर 10 दिन तक रहता है। 10 दिन से अगर ज़्यादा बुखार है तो ये डेंगू नहीं है। ठीक है जी, मतलब किसी को 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, 2 या 3 दिन हो तो आपको 2 सस्पेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, कर सकते ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, इसकी ना आगे इसको डायग्नोज करने के ना 3 स्टेजेस हैं। मसलन आपको शदीद बुखार है, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स है, आंखों के बैक साइड पे शदीद दर्द है, हेडेक है, जिस्म टूट रहा है, इसको बोन ब्रेकिंग फीवर कहते हैं। हाँ जी, यानी जैसे हड्डियां कोई तोड़ रहा है, बिल्कुल सीवियर मतलब। और उसके बाद टेस्ट मुंह का चेंज हो जाता है, कड़वा आमतौर पे हो जाता है और बंदा लागर हो जाता है कि इतने सारे बुखार से किसी और डिजीज़ में नहीं लागर होता कि उससे पाँव कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर शुरू में और फिर ये क्या होता है, इसमें एक जो प्रॉब्लम लोगों को समझाने वाली है कि लोगों ने ट्रीटमेंट ली, एक तो एंटीबायोटिक की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट पैरास्टामोल, ब्रूफेन या इस तरह की जितनी एस्प्रिन, ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देनी क्योंकि वो हेमरेज काज करेंगी, ठीक है, ब्लीडिंग होगी। सिर्फ पैरास्टामोल, ठीक है। और अगर पेशेंट ओरली नहीं ले रहा तो फिर आपको आईवी फ्लूइड उसे देना पड़ेगा ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। इसमें क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद बुखार टूट जाता है। हमारे यहाँ ये है कि जब बुखार टूट जाए हम समझते हैं पेशेंट ठीक हो गया, और ये वो क्रिटिकल स्टेज है इस बुखार में। ये याद रखने वाली बात है जी। कि जब बुखार टूटता है तो ये जो 48 आवर्स है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है। मरीज को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा बुखार टूट गया है, अब उसने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर उसे ठंडे पसीने आ रहे हैं इन 2 दिनों में, बुखार टूटने के बाद, बुखार 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद बुखार टूटा जी, चौथे 5वें दिन वो समझा उसने कि मैं ठीक हूँ, उसको ठंडे पसीने आ गए, चक्कर आ गए, इंतहाई वीकनेस होगी, पेट में दर्द हो गया या सीवियर वॉमिटिंग होगी, जी, इस तरह के कोई सिम्टम हो तो फौरी तौर पे घर नहीं बैठना, डॉक्टर को चेक कराना है। क्योंकि वो 48 घंटे अगर हमने गुजार लिए हॉस्पिटल में, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, उसकी फ्लूइड मैनेजमेंट होती है। सही। इसमें ना आपने एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा फ्लूइड देना है ना उससे कम देना है। सही। हमने उसके बीपी को मेंटेन रखना है। जब ये 2 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद फिर पेशेंट रिकवरी फेज़ की तरफ आ जाता है। एक और चीज़ अच्छी है कि मसलन जिनको 100 में से 10% को डेंगू फीवर हुआ, 90% को कुछ नहीं हुआ। ठीक है। उन जो 10% जिनको हुआ उनमें से भी 1 या 2% को हेमराजिक फीवर होगा। ठीक हो गया। ठीक है जी। और वो जो हेमराजिक फीवर जो होगा उसमें क्या होता है कि पेट में ब्लीडिंग हो जाती है, पानी इकट्ठा होना नाक से भी होती है, नाक से भी हो जाती है, मुंह से भी हो जाती है, किसी जगह से भी हो जाती है। कंडीशन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए फौरी तौर पे। अगर पेट में प्लाज्मा लीक हो रहा है तो उसको घर नहीं रखना, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना है।
ठीक है, ताकि उसका बीपी और उसका फ्लूइड मैनेजमेंट जो है ना वो की जाए। तीसरी जो लास्ट स्टेज है वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें ये बड़ी सीवियर है, इसमें जब पेशेंट, इसको जाना नहीं चाहिए वहाँ तक, अगर चला गया तो इसकी 50-60% मोर्टेलिटी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो वो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें या तो पहली स्टेज पे ही रोकें, अगर मैक्सिमम हुआ तो हेमराजिक फेज में हुआ तो उसको एडमिट करके तो उसको करें। जो पहली स्टेज है उस पे हमें ब्लड, इसमें 3 चीज़ें ना, एक होता है अपना सस्पेक्टेड केस। जी, सस्पेक्टेड केस क्या है? जिसमें ये सिम्टम हो, यानी बुखार, आंखों के पीछे दर्द, जिस्म दर्द, ये सारा कुछ, इसको हम कहते हैं कि ये सस्पेक्टेड केस है कि ये डेंगू हो सकता है। अच्छा सर, अगर मैं ये बात करूं कि आपको फीवर हो गया, 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए हैं, नॉर्मल बुखार हो जाता है, हम लोग पैनाडोल या कोई भी मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया है तो आप क्या डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए उनसे? देखें, जब ये वबा फैली हुई है ना, मतलब आम हालात में यूजुअली ऐसा होना तो कोई बंदा फिक्र नहीं करता, लेकिन जब वबा फैली हुई है, फिर आपको अगर बुखार तेज़ है और साथ आपको ये सारे जो सिम्टम मैंने बताए वो हो रहे हैं, तो फिर जाके आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। ठीक हो गया। इसके 2-3 टेस्ट हैं। एक NS1 होता है जो पहले दिन ही पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन वो महंगा टेस्ट है, उसके कराने की ज़रूरत नहीं है। CBC करवाने से हमें जो वाइट सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स जो है ना वो 1 लाख से कम हो जाए। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये अब प्रॉबेबल केस, कि यानी ये काफ़ी हद तक डेंगू केस है। ठीक है। उसके बाद 5वें-6ठे दिन इसका हम एलाइजा टेस्ट करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आपका कंफर्म हो गया कि ये डेंगू केस। ठीक हो गया। जी जी। सर इस बारे में मज़ीद मैं आपसे सवाल करूंगी डेंगू के बारे में, तो मैं रिजवान से बात करना चाहूँगी। रिजवान से नहीं, काशिफ से। काशिफ से, रिजवान ये बैठे हुए हैं, ये काशिफ है। काशिफ से पूछना चाहूँगी, काशिफ अगर मैं आपसे बात करूँ आपके करियर की, जी। तो आपने करियर का आगाज़ कैसे लिया? उससे पहले भी ये मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप बाय बर्थ डिसेबल थे या बाद में कोई ऐसा वाक़या पेश आया आपके साथ? नहीं, ये बाय बर्थ कोई हादसा था? बाय बर्थ नहीं था, ये 10 ईयर हो गए बाजू रिमूव हो गए। 10 ईयर हो गए? जी। तो ये कैंसर की वजह से बाजू मेरा रिमूव हुआ जी। और उसके बाद मैंने डिसेबल क्रिकेट ज्वाइन की। पहले मैं नॉर्मल क्रिकेट ही खेलता था, लेकिन जो डिसेबल क्रिकेट का आगाज़ है वो 5 ईयर हो गया मैंने स्टार्ट किया। डिसेबल क्रिकेट मैंने स्टार्ट की जो 5 ईयर पहले। तो कैंसर की वजह से मेरा बाजू रिमूव हो गया था, तो 10 साल पहले, जिसमें मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो उसके बाद ये है कि आपने कहा काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जी। बाजू रिमूव हो गया, एक बीमारी थी, उसके बाद क्या मायूस हो गए? क्योंकि आप तो पहले बचपन से क्रिकेटर बनना चाहते थे, एक अल्लाह की तरफ से एक बीमारी आई जिसे बाजू नहीं रहा आपके साथ। इसमें भी अल्लाह की रज़ा है, पता नहीं आप उससे ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं अब, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो क्या मायूस हो गए, स्टडी छोड़ दी या बाहर आना छोड़ दिया? स्टार्टिंग में ये था कि मैंने स्टडी, जो मैं ICOM पार्ट 1 में था, स्टडी तो फिनिश कर दी मैंने, खत्म कर दी। उसके बाद थोड़ा सा घर से बाहर निकलना अवॉइड कर दिया। सबसे ज़्यादा जो लोगों के क्वेश्चंस थे कि यार ये मतलब कि अब माजूर हो गया है या अब इसका यंग है तो इसके लिए अब काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी टेंशन्स होंगी। तो लोगों के जो सवालात थे उनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स को, ये चीज़ें थी जिनको मैंने फेस किया, लेकिन फिर ये है कि मेरे दोस्त हैं जो वो उन्होंने मोटिवेशन किया कि यार आप आओ ग्राउंड में, आप मैच चीज़ खेलो हमारे साथ, आप भी नॉर्मल लड़कों जैसे हो, नॉर्मल प्लेयर जैसे हो, खेल सकते हो। तो नॉर्मल प्लेयर के साथ ही मैंने क्रिकेट का आगाज़ किया। माशाल्लाह से मुझे समझ आ गया कि आप मोटिवेट हुए, आपने स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने आपका नाम भी बनाया। जब आप ग्राउंड में आए, ग्राउंड में क्या चैलेंजेस थे काशिफ आपके लिए? ग्राउंड में नॉर्मल लोग खेल रहे थे ना, आप तो नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय भी नहीं है। ग्राउंड में ये था कि जैसे 2 हाथ से बैटिंग होती है, वैसे 1 हाथ से बैटिंग करने में स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ, बहुत सारी परेशानियाँ हुई। लेकिन ये है कि मैंने प्रैक्टिस की, 1.5-2 साल मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की 1 हाथ से बैटिंग की ग्राउंड्स में। तो इसमें 1 से 2 साल का पीरियड था कि मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। तो उसमें नॉर्मल मैचेस भी खेलता था, नॉर्मल प्लेयर के साथ फील्डिंग भी करता था। आपके साथ टीम में जो लोग खेल रहे होते थे, सपोर्ट कर रहे होते थे, मोटिवेट कर रहे होते थे? जी, हमारा वाकई का क्लब है CCC, वो मुझे सपोर्ट कर रहा था, बल्कि उन्होंने ही मुझे दोबारा क्रिकेट में लाया और मुझे फिर उन्होंने ये दिखाया कि यार डिसेबल क्रिकेट भी होती है, आप वो भी खेल सकते हो, जिस तरह नॉर्मल प्लेयर हैं इसी तरह डिसेबल प्लेयर भी होते हैं। ऐसे ही है। सर जैसे कि काशिफ ने बात की कि जब एक बीमारी आई जिसकी वजह से उनका बाजू नहीं रहा,
तो इन्होंने एक बात की कि लोगों ने बड़ी बातें की, बड़े सवाल किए। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा ज़्यादा नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो अपनी तरफ से तो हम उनको हमदर्दी दे रहे होते हैं, बेचारा क्या करेगी या बेचारी क्या करेगी, ये सोचे बगैर कि अगले को हम कितना डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो कुछ कहेंगे आप? आपके साथ तो बहुत ज़्यादा आपके पास लोग आते होंगे ऐसे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपने, मैं को कंपैरिजन बताऊंगा कि हमारे मुल्क में और वेस्ट में जी जो फ़र्क है ना, वो ये है कि लोगों का टैलेंट देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को नहीं देखते। कोई ठीक है। बल्कि अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी आ गई है जी, उसको इनकरेज करेंगे। ठीक है। अब वहाँ पे आप अंदाज़ा करें, पार्किंग में सबसे पहले पार्किंग उनके लिए है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे जो प्रायोरिटी की सीट्स हैं वो उनके लिए। अगर कोई बैठ गया उनकी सीट पे, उसको बहुत ज़्यादा हैवी फाइन है। अगर किसी ने किसी को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से कोई बात कही तो उसका वो बहुत ज़्यादा फाइन भी है और वो बुरा भी मनाते हैं। अच्छा, फाइन कर देते जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे इंसानियत की कदर है। बिल्कुल। किसी का रंग क्या है, किसी की कोई डिसेबिलिटी है, किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, इस पे कोई कमेंट ही नहीं करता। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर हम किसी का टैलेंट देखते ही नहीं है, सबसे पहले उसकी अपीयरेंस पे बिल्कुल, और सारी चीज़ें ये डिस्कस करते हैं। ये होती है बिलो एवरेज कौमों की निशानी। जो सही तरक्की पजीर कौमें होती हैं ना, उनमें कोई गट्स भी होते हैं, वो हमेशा आप में वो टैलेंट देखेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। सर, अगर कोई टैलेंट है भी, जैसे कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे बचपन में और अब माशाल्लाह अभी भी हैं, वो खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये कह के अगले बंदे को आप बिल्कुल चुप करवा देते हैं कि भाई आप तो कर नहीं पाएंगे ना, अब आप डिसेबल हो चुके हैं बेचारा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद बाकी कुछ नहीं कर पाए और उनमें बहुत टैलेंट भी था। उसमें ये है कि ये देखा गया है कि क्लास में एक लड़का बड़ा नालायक है जी, फर्ज करें, उसको टीचर भी, उसको स्टूडेंट्स भी, और तू तो नालायक है, वो और ज़्यादा नीचे चला जाएगा। हाँ। अगर टीचर एक नालायक बच्चा है, फ़र्ज़ करें नहीं परफॉर्म कर रहा, उसको इनकरेज करेगा ना, तो वही बच्चा हमने अपने क्लास में देखे कि वो जो थर्ड डिवीजन से आए, वो फिर उन्होंने जब थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिली तो उन्होंने वो टॉपर हो गए। ये टैलेंट हर एक में मौजूद है। और एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, इनका इसमें जी कोई पर्सनल फॉल्ट नहीं, ठीक है ना, ये अल्लाह की तरफ से डरना साथ भी हो सकता है। डरना चाहिए कि हम आज सोए हुए हैं, हमारे सुबह किसी को सडनली पता चलता है कि मेरे तो पेट में कैंसर है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें ऐसे दोस्तों को एनकरेज करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इनका बहुत बड़ा हौसला है कि वो इसके साथ भी, और ये एग्जाम्पल होंगे दूसरे लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए तो हमने उनको इनवाइट किया कि आप आएं, आप अपनी स्टोरी बताएं, लोगों को बताएं कि डिसेबल होना कोई रुकावट नहीं है आपके करियर में, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है, आप में हौसला है। और जो लोग ये कहते हैं ना, वो सिर्फ बातें करते हैं, वो खुद ना अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ना वो लोग दूसरों को कुछ करने की हौसला अफजाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, हमारे यहाँ डॉक्टर खालिद जमील एक हमारे क्लास फेलो थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके वो पैरालाइज हो गए। अब दो चीज़ें थी, या तो चुप करके बैठ जाते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और वो अपने फील्ड में इतना एक्सेल किया उन्होंने कि फिर उन्होंने डिसेबल्स के लिए इंस्टीट्यूट बनाया, सारा कुछ किया। तो मैं ये समझता हूँ डिसेबिलिटी को हमें रुकावट नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको लेके आगे चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ान, अगर आपसे पूछें, आप माशाल्लाह से सिंगर हैं, सिंगर भी हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जब हम बड़े सैड होते हैं तब भी हम सॉन्ग सुनते हैं, या हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो भी हम सॉन्ग सुनते हैं, आप लोगों को सुन रहे होते हैं। अगर आपके करियर क्या पूछा जाए तो कहाँ से आगाज़ किया आपने अपने करियर का? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे दिल की जो बातें हैं वो मैं यहाँ पे खोल सकूँ। बिल्कुल, ज़रूर। तो सिंगिंग जब चाइल्डहुड से जब होश संभाली ना मैंने, तो तब बस एक अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड होता है, वो एक गिफ्ट होता है। वो अल्लाह ताला ने एक आवाज़ दी कि दिल में भी एक सोच थी कि कुछ गाना है। तो बस जैसे जैसे मैं होश संभालता गया तब सिंगिंग की और ज़्यादा अवेयरनेस आती गई और बस गाता गया। और फिर जब मैच्योर हो गया थोड़ा सा, तो तब अल्लाह ताला की तरफ से एक और गिफ्ट मिला। वो ये था कि कंपोजिशन जो है वो सॉन्ग की वो बनाने लग गया। सिंगर होने के साथ साथ कंपोज भी कर रहे हैं? जी, कंपोज भी। ठीक। और फिर मैंने कुछ, मेरा फ्रेंड है
वो राइटर है, वो लिखते थे और मैं कंपोजिशन बनाता था। पूरा एक ग्रुप बन गया। जी जी, तो बस वो गाने बनते गए और माशाल्लाह अब 4 साल से तकरीबन मैंने स्टैंड लिया कि अब निकलना है, अब बनाने नहीं है, अब गाने भी हैं, ज़ाहिर बात है। अच्छा ठीक है रमज़ान, अगर मैं पूछूं, मैं तमाम सिंगर जितने भी मेरे गेस्ट होते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि जब एक सिंगर बनना चाहता है ना, घर से परमिशन लेते हैं तो मिलते ही नहीं है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हम ये कह दें कि हमें सिंगर बनना है तो बहुत से लोग कहते हैं ये कोई काम है करने वाला, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सोसाइटी है ऐसी हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें ये चीज़ें बड़ी पाई जाती हैं कि अगर कोई भी टैलेंट है जिसमें, उसे बजाय इनकरेज करने के उसे और ज़्यादा दबा दिया जाता है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अम्मी और मेरे अब्बू अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे, जब वो थे तब उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें पता चला कि ये गाने का शौक़ रखता है, ये सिंगिंग का शौक़ रखता है, तो उन्होंने जहाँ तक हुआ उनका हाथ वहाँ तक उन्होंने प्रमोट किया कि तुम करो, स्ट्रगल करो, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक हो गया। तो आपको बचपन से पता चल गया था कि मुझे सिंगर बनना है। अच्छा, हमारे बच्चों को जल्दी नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या बनना है, लेकिन एक सिंगर को बचपन से पता चल जाता है कि उसने सिंगर बनना है। ये भी एक सलाहियत है अल्लाह ताला की आप लोगों में कि आपको बचपन से पता होता है कि मैंने सिंगर बनना है। अगर सिंगिंग की बात की जाए तो सीखना कितना ज़रूरी होता है सिंगिंग में? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह की तरफ से जो गॉड गिफ्ट होता है ना, एक समात होती है सुनने की और समझने की, ये लाजिम है, ये पहले होना चाहिए, बाद में सीखना ज़रूरी है। सीखना, उस्ताद, कोई भी काम है ना, आप दुनिया का कोई भी काम उठा लें, उसमें उस्ताद का होना लाजिम है, उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। कि रमज़ान मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी जिनको मैं जानती हूँ, यंगस्टर हैं माशाल्लाह से, अच्छा भी गा रहे हैं, तो उनसे जब ये पूछा जाता है ना कि आपके कोई उस्ताद हैं, कोई टीचर हैं, किसी से आपने सीखा, तो वह कहते नहीं, ज़रूरत नहीं थी, गॉड गिफ्टेड वॉइस है, गॉड गिफ्टेड तो है, होता है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। बेशक सारी बात है, कोई गाइड करने वाला भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि एक दिन में कितना रियाज करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? कम से कम अगर टाइम मिले या ना मिले, कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि जो आप अपनी सिंगिंग को दे सकें। 1 घंटा तो होना चाहिए। तो आप करते हैं 1 घंटा? जी बिल्कुल, मैं 2 घंटे करता हूँ मैं। ठीक हो गया। सही हो गया। अगर डेंगू की बात करें सर, सिंगिंग की बात के साथ साथ हम आज की बीमारी की भी बात करें जो बहुत अहम है और बड़े ज़्यादा लोगों में आ रही है। मैं चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम से अगर किसी को अवेयरनेस मिल जाए और किसी की ज़िंदगी बच जाए। सर कुछ लोगों में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है ना, वो लोग कहते हैं कि अगर मच्छर काट लिया है ना आपको तो खुदा ना खासा सिर्फ मौत ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि ये तो अब नहीं बचेगा। तो सर क्या मच्छर काटने के फ़ौरन बाद ही आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं या आपके मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है? देखिए, मैं जैसे आपको बताया कि मच्छर ने आज काटा है ना, तो कल आपको कुछ नहीं होगा, कल कुछ नहीं। ये 3 से 14 दिन लगते हैं। 3 से 14 दिन। हाँ। चूँकि वो उस मच्छर से जो वायरस अंदर गया है वो थोड़ा सा गया है, उसने मल्टीप्लाई करना है, वो 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 इस तरह करके वो मल्टीप्लाई करेगा। फिर एक ख़ास लेवल तक जब वो पहुंच जाएगा, जब बहुत ज़्यादा उसकी मिकदार हो जाएगी, क्योंकि ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, तो फिर आपको वो सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डरने की इसलिए बात नहीं है कि मसला ये होता है कि डेंगू की चूँकि हाइप इतनी क्रिएट ये पहले थी नहीं हमारे मुल्क में ज़्यादा। जो लाहौर में 2011 में फर्स्ट टाइम वबा फैली थी 2011 में, जब आलमोस्ट सारा ही लाहौर इफ़ेक्ट हो गया था। तो इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ये डेंगू, अगर डेंगू के मतलब ये है कि एक पेशेंट जो चल के आ रहा है उसे चल के वापस जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। इसकी अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रही है तो चल के आने वाले पेशेंट को चल के जाना चाहिए। ठीक है ना, इतना मतलब इसका कामयाब इलाज है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा विजिलेंट होना और खौफनाक नहीं होना। लोग हमारे यहाँ जब डेंगू की इतनी मीडिया में हाइप हो जाती है ना, तो किसी को पता चले ना डेंगू, तो वो आधा तो वहीं पे गिर जाता है। हाँ, मैंने बताया क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, वो कहे हाँ आपको डेंगू हो गया है, मतलब कि ये तो नहीं बचेगा। ये अच्छा, बड़ा कॉन्सेप्ट है। और अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगा, मसलन बेशुमार डिजीज़, अब हार्ट अटैक है,
और अस्थमा है, बाकी इतनी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस, इतनी बीमारियां हैं। जब डेंगू फैलता है तो मीडिया में चूँकि डेंगू हो रहा होता है, वहाँ पे निगलेक्ट होते हैं हमारे दूसरे पेशेंट। डेंगू वार्ड बना दो जी, डेंगू का काउंटर बना दो जी। अब ठीक है, इनको मतलब है कि हमें प्रायोरिटी ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इमरजेंसी में दूसरे पेशेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें मवाद बीमारियों में भी फेवरेटिज्म है जी, मतलब डेंगू को हाँ जी, इंपॉर्टेंस दे दी, ये तो नॉर्मल ये हमारा ना पॉलिटिकल ड्रिवन है कि जिसमें पब्लिक का शोर ज़्यादा हो गया उसको ज़्यादा ले लो, ठीक है, और उसके फिर सारे अब कई दफ़ा ये देखा है कि जो एडमिट थे केस जी, उनको छुट्टी दे दी गई। ओके, ये पेशेंट हमने बेड जो है ना डेंगू वालों के लिए रखने हैं, ओहो हो, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक ये गलत है। हमें हर एक को प्रायोरिटी वाइज, अगर डेंगू वाला सीरियस है तो उसको ज़रूर एडमिट करें, लेकिन उसकी जगह पे जो ऑलरेडी एक सीरियस पेशेंट है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। अगर जैसे कि आपने बताया कि एक अगर मच्छर काट गया है तो फौरन से कुछ नहीं होगा, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। देखिए जी, मैंने कहा है कि 90% में कुछ नहीं होता, जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, 1-2 दिनों में ख़त्म हो जाते हैं 90% में। 10% जो है ना उनमें डेंगू फीवर होता है, ठीक हो गया, ठीक है जी, और उसमें भी 1% जो है वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, सही हो गया, ठीक है ना, इसलिए ये कोई इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इनको प्रॉपर ट्रीट कर लिया जाए और अवेयरनेस हो कि कैसे ट्रीट करना है, तो आप ये जो मर्ज है इसे जल्दी छुटकारा हासिल। एक बात और सारी मैं करना चाहूँ, जब डेंगू हुआ तो लोगों ने अपने टोटके, जी मैं टोटकों की बात करने वाली थी कि मैंने बहुत सी सोशल मीडिया पे पढ़े, पपीता जी, नींबू का, सेब का पानी, हाँ रस जो है ना वो देना है आपने। इसमें गैस्ट्राइटिस जो मैदे की सोजिश हो जाती है डेंगू फीवर में, अगर आप उसमें ये सिट्रस फ्रूट या कोई इस तरह की खट्टी चीज़ वो देंगे, आपका मैदा और डिस्टर्ब होगा। आप उन्हें बल्कि मतलब जो ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा मिर्च, नमक, खटाई ना हो वो चीज़ें दें, ठीक है, ताकि आपका मैदा उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। जी। वो भूख उसे पहले नहीं लग रही, मैदा उसकी सोजिश हुई है, ऊपर से हम जनाब ये नींबू पानी पियो और ये फलाना पियो, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि मैंने ना एक सोशल मीडिया पे ये पढ़ा भी था कि किसी रेफरेंस के साथ के फलां यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च है, इसके मुताबिक अगर आप गन्ने का रस पीते हैं, उसके अंदर लेमन जूस थोड़ा सा डाल के 2 या 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। गन्ने का रस ठीक है, अच्छा वो ठीक है, गन्ने का रस क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो इमीडिएटली आपको एनर्जी देता है और वो मैदे को तंग नहीं करता। लेकिन उसे अगर आप उसमें नींबू, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब 2011 आया ना तो ज़्यादातर डेंगू पाया जाता है श्रीलंका में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। वहाँ से जो एक्सपर्ट आए ना तो हमने उन्हें कहा कि जी हमारे यहाँ ये बड़ा मशहूर है, उन्होंने कहा जी ये कतन इसकी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, ना इससे ये ठीक होता है, बल्कि ये मैदे को और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है ना, पपीते के ऐसे हुए कि पत्ते सारे दरख्त ही ख़त्म हो गए, लोगों ने वो उठा के और महंगे बिकने शुरू हो गए, हालांकि उसका कोई रोल नहीं। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा एक किरदार है कि आप कोई भी खबर आती है बगैर ये जाने ये इसमें कितनी सच्चाई है और वो हम आगे भेज देते हैं, और ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड हो रहा होता है कि प्लीज़ ये इस्तेमाल करिए, सदका जारिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे रुजू कीजिए, उनसे पूछिए और पूरी डिटेल लीजिए, रिसर्च कीजिए अपनी बीमारी के बारे में कि है क्या, कैसे ठीक हो सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि घर में भी ट्रीट हो सकते हैं अगर स्टार्ट है। एक मैं और आपको मिथ बताऊंगा, मतलब जिसको ब्लड प्रेशर है ना जी, हमारे यहाँ अक्सर लोग आते हैं कि जी मुझे ब्लड प्रेशर था, मैंने 7 अप की बोतल में पानी डाल के मैं पीता रहा। मैं क्यों पीते रहे? वो जी उससे यूरिन ज़्यादा आएगा तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में फ्लूइड ज़्यादा देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, 7 अप में सोडियम है, सोडियम जो है ना वो वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें कंट्राइंडिकेटेड है, नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में इतना ये मशहूर हो गया है कि जो भी पेशेंट आता है वो जी मैं 7 अप में पानी डाल दूं। एक घर में 5 लोग अगर रह रहे हैं ना तो उनमें से 4 डॉक्टर होते हैं, हम खुद से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो जनाब ये जो डॉक्टर्स हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के और बहुत ज़्यादा पढ़ के डॉक्टर्स बने हैं, इनके पास जाइए, इनसे पूछिए और फिर जो ये सजेस्ट करें उसके मुताबिक आप मेडिसिन लीजिए और टेस्ट वगैरह करवाइए। उनकी बात बड़ी अच्छी थी कि हम 7 अप और कोई भी बोतल उठा के वो पीना शुरू कर देते। पेट में दर्द, सर बचपन में बहुत ज़्यादा फेमस था कि पेट में दर्द है तो क्या करें, 7 अप पी लें, या कोई भी आप एनर्जी ड्रिंक या कुछ भी ले लीजिए। आपसे पूछना चाहेंगे काशिफ, आपने जब क्रिकेट को एज अ करियर लिया
तो कैसा लगा, कौन कौन से लोग थे जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, और डिसेबल जो एक क्रिकेट टीम है माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम करी, बड़ा अच्छा परफॉर्म करिए, मैं चाहूँगी थोड़ा इस बारे में हमें बताइए। जी, डिसेबल क्रिकेट का जब आगाज़ किया तो उसमें सबसे पहले तो PDCA, पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा वर्क कर रही है, डिसेबल प्लेयर को ला रही है, डिसेबल प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आके वो परफॉर्म कर सकें। और डिसेबल PDCA में जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जो सलीम करीमी साहब, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वो खुद भी डिसेबल है। से है ये ऑर्गेनाइजेशन, कितने देर से ये चल रहा है? ये 12 ईयर हो गए। 12 ईयर से मुझे डिसेबल क्रिकेट में हुए 5 ईयर हो गए। 5 ईयर, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सलीम करीमी साहब हैं, अमीरुद्दीन साहब हैं, निज़ाम साहब हैं, जो इस PDCA को लेके चल रहे हैं। बल्कि अब तो PCB भी इन्वॉल्व हो गई है। PCB भी बहुत ज़्यादा PDCA को सपोर्ट कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी रिसेंटली हमारी टीम जो पाकिस्तान की डिसेबल टीम है, इंग्लैंड गई थी, वर्ल्ड सीरीज़ खेल के आई है। ठीक है। तो इसी तरह से इवेंट आते हैं। इसके अलावा ICRC स्पॉन्सर हैं जो हमें स्पॉन्सरशिप देते हैं PDCA को। तो PDCA एक ऐसा है कि इसने हम जैसे पर्सन को, स्पेशल पर्सन को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आके हम अपनी सलाहियतों को दिखा सकें, अपनी एबिलिटीज़ को दिखा सकें। तो अच्छा, आप बाहर भी परफॉर्म करके आए हैं रिसेंटली, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, कैसा लगा परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए? जी, मैं रीजन लेवल पे खेल रहा हूँ, रावलपिंडी रीजन से खेल रहा हूँ। जी, मैं रावलपिंडी रीजन से खेल रहा हूँ, और उसमें मैं चैम्पियन ट्रॉफी खेली है, मैंने पेंटेंगुलर कप खेले हैं। तो एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ। तो मतलब स्टार्टिंग में ये था कि मैंने सोचा कि वन हैंड से बैटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की। तो मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूँ, रावलपिंडी की तरफ से मैं एज अ ओपन कर रहा हूँ, ओपनिंग बैट्समैन। तो उसमें मेरे जो कोच है राफे हाशमी साहब, उनका बहुत रोल है कि वो लेके हेड कोच है जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं सबी अज़हर साहब, उनका भी बहुत रोल है। उन्होंने भी मतलब कि रावलपिंडी रीजन को, प्लेयर को मोटिवेट किया। रावलपिंडी रीजन और भी मतलब जिस तरह के डिसेबल पर्सन है कि जो डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप डिसहार्ट होकर ना बैठें। बल्कि और भी रावलपिंडी में जितने हैं जिनको क्रिकेट का शौक़ है, मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि आप आएँ रावलपिंडी स्टेडियम में, आप आएँ, ट्रायल्स दें, आप अपनी एबिलिटीज़ को दिखाएँ। बिल्कुल ठीक है, इसका क्रेडिट जी PDCA को जाता है जो एक टीम बना के चल रही है और इन लोगों को आगे लेके आई है। इनमें जो जितना टैलेंट है वो सबको दिखा रहे हैं कि ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है। रमज़ान की तरफ आऊँगी। रमज़ान, आपने सिंगिंग की बात की जी, सीखना बड़ा ज़रूरी होता है और हर बंदे को सीखना चाहिए। अगर मैं आपके गानों के बारे में बात करूँ तो आप लिखते भी खुद से हैं या सिर्फ दोस्त लिख के दे देता है तो वही गा लेते हैं आप? लिखते भी इकट्ठे हैं और कंपोजिशन जो है वो मैं खुद बनाता हूं। अच्छा, एक सिंगर के लिए गाना खुद से लिखना भी ज़रूरी होता है, ज़्यादातर सिंगर्स लिख रहे होते हैं आजकल। वो समझ लें कि क्रिएशन जो है ना, वो फीलिंग क्रिएशन जो है वो खुद जब बनाता है ना कोई चीज़ बंदा, तो उसका मज़ा भी आता है और उसे परफॉर्म करने का भी मज़ा आता है। ठीक हो गया। अगर कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोज करना एक गाना कितना मुश्किल होता है? अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा कि कंपोज किया नहीं जाता, कोई भी काम है ना जी, वो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से एक आमद होती है, वो बनता नहीं है, ये सिर्फ अता है अल्लाह ताला की। जब बैठे हैं कंपोजिशन की आपसे बात करने लगा हूँ कि मैं जब बाइक पे हूँ जी, ड्राइव कर रहा हूँ, तो इशारा लगा हुआ है, इशारे पे खड़ा हूँ, अगर मुझे इशारे पे अगर आमद हो गई है ना कंपोजिशन की, तो वहाँ पे मैं खड़ा गा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं देख रहे हैं वो क्रिएशन हो गई। वो नहीं, ये आमद वाला सिलसिला मैंने सुना था कि शायर को आमद होती है, ये अब सिंगर्स को भी आमद होना शुरू हो गई है? जी, ये शुरू हो नहीं गई, हो रही है। अच्छा, हो रही है? जी, ये सबको होती है। मैं नहीं मानता, ये मेरा मानना है, ये मेरा एक अपनी एक सोच है कि कोई भी चीज़ है ना वो बनती नहीं है, वो एक अता होती है अल्लाह ताला। ठीक हो गया। एज अ सिंगर अगर मैं पूछूं आपसे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाने को कंपोज करने में? आमद तो हो गई, फिर उसको इकट्ठा भी तो करना है, उस आमद को आपने लोगों को सुनाना भी तो है जी। उससे दोबारा जो है वो एक चीज़ अता हो गई है, वो अल्लाह ताला की तरफ से मिल गई है, उससे दोबारा फिर उसे रिफ्रेश करना वो टाइम लगता है, वो तो टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है जी। ठीक हो गया। तो आपके साथ जो दोस्त हैं आप उनको भी क्रेडिट देते हैं साथ साथ जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ परफॉर्म किया अभी तक आपने? परफॉर्म कराची, इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान के जो जितने भी शहर हैं, ऑल शहर, सब में किया परफॉर्म। कैसा लगा परफॉर्म करके? पाकिस्तानी अवाम तो बड़ा खुश होते हैं बिल्कुल, जब कॉन्सर्ट हो रहा होता है, स्पेशली पंजाबी गाने गाए आपने? जी बिल्कुल, पंजाबी भी गाए हैं, उर्दू भी गाए हैं। उर्दू भी गाए। ज़्यादा मज़ा पंजाबी गाने में आता है या उर्दू गाने? पंजाबी गाना जो है वो पंजाबी, माशाल्लाह पंजाबी जो लोग हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी भी खित्ते में ना हो,
तो एक पंजाबी सिंगर के लिए फेमस होने के लिए famous पंजाबी होने के लिए गाना बहुत पंजाबी ज़रूरी है, और आजकल पंजाबी। सराइकी भी सराइकी भी चल रहा है। ठीक हो गया। मतलब सराइकी गाने भी चल रहे हैं, साथ साथ पंजाबी जी, चल जी। रहे हैं, कंपोज भी खुद से करें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा टैलेंट दिया है, बड़ी बस। सलाहियत है जी। बेशक। गाना गाना सर बड़ा मुश्किल काम है। आप गाने सुनते हैं सर? बीमारियों के साथ साथ मैं चाह रही थोड़ा आपके बारे में भी बात की जाए। कौन से सिंगर है जिन्हें आप सुनते हैं? देखें जी, जितने वो पुराने सिंगर थे ना जी जो मशहूर, उसमें उनमें जो वो मौसीकी थी ना, वो आजकल की जो मौसीकी है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं। वो हमें नहीं अच्छा, उतनी आप अपील मुस्कुराते करती। हुए कह रहे हैं, वो साथ बैठे हुए इसलिए। नहीं, बड़े अच्छे नए लोग भी बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, लेकिन वो चीज़ नहीं। लेकिन वो जो थी ना, मतलब उसमें उसकी शायरी थी एक, ठीक है ना। आजकल वो शायरी पे इतना जोर नहीं है, आजकल वो सर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लेजेंड सिंगर है, जी मैं उनको थे नहीं बोलता, वो है क्योंकि वो अब बेशक वो हमें नहीं है, लेकिन उनके जो बिल्कुल। मौसीकी है रहेंगे, वो हमें बिल्कुल। आज तक जो है ना वो हम सुन रहे हैं, और वही जो मज़ा तब आता था अब भी वही आता है, उससे भी ज़्यादा बल्कि मज़ा आता है सर, सुनने मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका फेवरेट कोई ऐसा गाना जो आप फ्री टाइम में सुनते हैं, जब आप ये फ्री हो जाते हैं डेंगू और लोगों को बीमारियों का बता के उन्हें ट्रीट करके, उसके बाद अपने लिए भी तो टाइम निकालते देखिए होंगे? जी, मुझे रफ़ी बहुत पसंद है, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी जी, उसके तकरीबन जितने खाने हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। ठीक है। और एक मुझे वो कभी कभी फिल्म का एक था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अरे वाह, तो सर आता है कोई ख्याल अपनी मिसेस को देख के? वेरी नाइस। काशिफ, आपसे पूछे, सिंगिंग की बात चल रही है तो मैं चाह रही क्रिकेट के साथ साथ आपकी राय भी ली जाए। गाने सुनते हैं आप? जी जी। कैसे, कौन से सिंगर पसंद है आपको? आतिफ असलम। आतिफ असलम, जी। कौन सा गाना पसंद है उनका? बस आतिफ असलम के सारे गाने पसंद सारे कोई भी पसंद है। नहीं। पुराने कोई- सिंगर्स में से जी, किसी को जी। सुनते हैं आप? पुराने सिंगर में अच्छा, कोई ऐसा सिंगर जिसको काशिफ ने सुन के कहा हो कि भाई मैंने क्यों सुना है, ये ना ही गाते तो अच्छा है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबको मोटिवेट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब आपसे ये बात मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जो PDCA है, कितना सपोर्ट कर रही होती है आप लोगों को, कैसे ट्रेन कर रही होती है जो नए लोग आते जी, हैं, जी। जो वैसे कहीं परफॉर्म अभी नहीं किया होता है, ग्राउंड्स वगैरह में अपने गली मोहल्ले में परफॉर्म जी, कर जी। रहे होते हैं, तो ये कैसे उनको सिलेक्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसका? उनका ये प्रोसीजर होता है कि ट्रायल्स होते हैं, हर ठीक है। रीजन के ट्रायल्स होते हैं। अभी रिसेंटली जो चैंपियन ट्रॉफी उसमें 16 रीजन थे। ठीक है। 16 रीजन में सारे रीजन आ जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि हर रीजन के ट्रायल्स होते हैं जी वहीं पे। और रिसेंटली अभी रावलपिंडी रीजन के ट्रायल्स हुए थे, तो उसमें इस दफ़ा 3000 से अबव पीपल आए थे जो डिसेबल थे। 3000 से अबव 3000 लोग आए थे, जी, जी। जो रिसेंट अभी चैंपियन ट्रॉफी हुई है इसमें जो ट्रायल्स थे, तो उसमें से 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल होता है। मतलब सेम नॉर्मल टीम वाला प्रोसीजर है जो नॉर्मल प्लेयर्स का होता है, वही प्रोसीजर है। होता है, जी। उसमें भी आपका कोच और हमारी क्रिकेट जो डिसेबल है वो भी एक नॉर्मल क्रिकेट की तरह है। हाँ, बिल्कुल। सेम बाउंड्री, सेम सब अच्छा, कुछ। ये सवाल करने का मकसद ये कि जो लोग परफॉर्म करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाए कि अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई रुकावट नहीं, एक नॉर्मल टीम की तरह सब बिहेव कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो ये सवाल करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप बता सके लोगों को कि किस तरह से सिलेक्ट होते हैं और इनके टेस्ट कब होते हैं। जैसे आप किसी ऑडिशन देने जाते हैं, एक टाइम होता है ना कि साल में इतनी बार ऑडिशन हो रहा है, तो आप लोग कितने बार लोगों को सिलेक्ट करते हैं और फिर ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? उसका ये प्रोसीजर है ना कि PDC ऑफिशियल पेज है, जी ठीक है। अगर कोई प्लेयर किसी भी सिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो वो मतलब क्रिकेट का शौकीन है, तो PDCA से रब्ता करे। PDCA वाले फिर उस सिटी के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जैसे उस सिटी के सिलेक्टर हो गए, चीफ सिलेक्टर हो गए, जैसे रावलपिंडी रीजन हो गया, इस्लामाबाद रीजन हो गया, हर रीजन के चीफ सिलेक्टर होते हैं, कोच होते हैं, तो उनसे कांटेक्ट नंबर वो दे देते हैं। फिर वो उनको देखते हैं, चेक करते हैं कि यार ये हमारे लिए कितने फ्रूटफुल है। ठीक तो हो गया। अगर कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जिन्हें शौक है लेकिन वो मतलब उस तरह से नहीं कर पाते, उनके लिए फिर ट्रेनिंग है, नेट प्रैक्टिस होती है, फील्डिंग प्रैक्टिस होती है, सेशन होते हैं हर रीजन के। सही हो गया। तो आप लोग कितनी देर प्रैक्टिस करते हो दिन में? मेरी जो मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, अच्छा, माशाल्लाह। तो 3 बजे मेरा ऑफिस ऑफ होता है, तो 3 बजे से। तो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करती है आप क्रिकेट के साथ साथ अपनी जॉब या अपना बिजनेस या कोई भी काम जी 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 बिल्कुल, ये क्रिकेट भी अलाउ करती है, और जो मेरा गवर्नमेंट की जॉब है वो भी हमें स्पेयर कर देते हैं इजीली। हमारे मैचेस होते हैं जो नेशनल लेवल पे जो भी होता है वो हमें स्पेयर कर देते हैं।
कि आप जा सकते जी, हैं, आप जा perform कर सकते हैं। सकते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने शो को भी लेके आगे आ सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। सर जैसे कि हम कॉन्सेप्ट लोगों के बता रहे थे कि कुछ भी बोल देते हैं लोग डेंगू को लेके, एक ये भी है कि सुबह फजर के वक्त और जब जो सूरज है वो गुरूब हो रहा होता है उस वक्त जो डेंगू मच्छर है वो ज़्यादा काटता है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल है। अर्ली मॉर्निंग और शाम को पर्टिकुलरली पार्क्स में जी जो जाना, और उसमें यह है कि फुल बाजू पहनने चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। डेंगू एक पर्दादार मच्छर है। ठीक है। इसने सबको पर्दा करा दिया। ठीक है। क्योंकि जितने अगर आपके बाजू ओपन है तो यहाँ पे इजीली वो बाइट कर सकता है। तो ये जो 2 वक्त हैं उसमें अगर आप सैर करने या वॉक करने जाते हैं तो आप अपने आप को ज़रूर कवर रखें, मतलब कवर रखिए। और ये वाकई सच्चाई है जी, इसमें सच्चाई कि है, फजर के वक्त और मगरिब के वक्त जी, ये लोग लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दिन के दिन दूसरे में, जो हाँ, टाइम है वो काट नहीं जी, सकते जी, तो आप इजी होके जी, फिरे, जी, ऐसा बिल्कुल, कुछ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ज़्यादातर केसेस जी, जो हैं वो फजर वो के फजर वक्त में। और फजर के बाद और मगरिब के वक्त होते जी। हैं। तो आप पार्क्स वगैरह में जब भी जाएं फुल स्लीव्स पहने, और इसके अलावा भी सर कुछ इसके अलावा रिपेलेंट्स हैं वो आप लगा लें अपने ऊपर। जी। ठीक है जी। और घर में ये है कि जो मतलब ये बेसिकली साफ़ पानी का मच्छर है ना, जी तो कोई भी रिजर्वायर चाहे 1 चम्मच पानी है ना, ये उसमें भी ग्रो कर जाता है ठीक हो और गया। काफ़ी ज़्यादा लार्वा उसमें बन सकते हैं। लिहाजा हर पानी मतलब गमले में है उसको 2 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद उसको चेंज कर दें। ठीक हो गया। मतलब वही पानी वहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर वो आपने गिरा दिया तो फिर लार्वा ग्रो नहीं करेगा। ठीक हो ठीक है ना। इस लिहाजा फ्रिज की ट्रे है, उसके बाद कूलर्स जी। हैं, या ऊपर आप लोगों ने ये जानवरों के लिए रखे होते हैं पानी, उसको चेंज करते रहें। ठीक है ना। ठीक इस तरह से मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के अलावा हमें पब्लिक को, चूँकि हर काम गवर्नमेंट ने नहीं करना, हमें पब्लिक को अपने आप को बचाना है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है जी। तो हमें अवेयरनेस खुद भी लेनी चाहिए और दूसरों को भी देनी चाहिए। क्योंकि फ़र्ज़ करें मेरे हमसाए में क्या है, वो नहीं कर रहा, तो मच्छर ने ये नहीं है कि दीवार फैलांग के इधर नहीं आ जाना, बिल्कुल उसके लिए तो कोई है नहीं दीवार रुकावट, कुछ भी जी नहीं हाँ, है, कुछ भी नहीं है ना, उसके लिए कोई वीज़ा है, तो उसने तो आ गया आराम से आ जाना। आराम से आ अच्छा जाना। सर आप देखते हैं खवातीन की थोड़ी आदत होती है ना कि खाने वगैरह खाने के बाद ना किचन में बर्तन इकट्ठे कर देती हैं जी, जी। कि चलो अभी थोड़ी देर तक वॉश कर लेंगे, वहाँ पे भी ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि अक्सर पानी भी इकट्ठा हो जाता है सिंक वगैरह में। और इसके जी, अलावा बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि टब वगैरह में पानी इकट्ठा जी, ना जी, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। सर टायर का भी बड़ा कहा जाता है, टायर इसके बारे में बताइएगा। असल में ना ये पाकिस्तान में आई टायर के ज़रिए था। टायर हमने इंपोर्ट किए और उसमें बारिश का पानी खड़ा था और वहाँ से ये साहब आ गए और तब से नहीं गए। शुरू में आए ये टायर के ज़रिए थे। टायर के जरिए। जी हाँ, क्योंकि वो टायर ओपन पड़े हुए थे, उनमें बारिश का पानी खड़ा था और उसमें इसने इजीली मतलब ये ग्रो कर गया और वहाँ से ये सिलसिला चल निकला। कराची में सबसे पहले केस हुए, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग माइग्रेट करके, और साथ ही वो टायर भी लाहौर भी आए, बाकी जगहों पे भी आए। अब तो ये है कि पहले मेन सिटीज़ में था, जी अब जो है ना, अब लाहौर में चूँकि एक बहुत बड़ी आउटब्रेक हो गई थी, इसलिए हमें कुछ सालों के लिए राहत मिल गई। ठीक हो गया। क्योंकि एक दफ़ा जब बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो जाती है ना, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा और लोगों में इम्यूनिटी आ जाती है, तो उतना नहीं होता। लेकिन अल्लाह ना करे कि जो डेन 3 की लाहौर में आई थी, अगर डेन 1 या डेन 2 या डेन 4 आ जाता है जी तो फिर बड़ा वो एक डिज़ास्टर होगा लाहौर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनमें दूसरी जो इसकी स्पीसीज़ है वो जब इन्फेक्शन करेगी तो वो बहुत बुरा होगा। उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शार्ट सिंड्रोम के पेशेंट ज़्यादा निकलेंगे। ठीक। तो लिहाजा लाहौरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लाहौरियों को हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, खाने में भी और मच्छरों में भी और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आपसे अगर बात करूँ, सिंगिंग की बात चल रही है, जी, जी। जैसे इन्होंने एक अवेयरनेस दे रहे हैं, जी, जी। बता रहे हैं, तो आपके यहाँ भी अवेयरनेस दी जाती है डेंगू के बारे में, या वैसे ही कहा जाता है जैसे मैंने स्टार्ट में कहा है कि बस मच्छर काट गया तो अब तो बस कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल दी जाती है। आती हैं वो उनकी जो लेडीज़ जो होती हैं वो मोहल्ले में आती हैं। अच्छा, तो वो बताती आके बता के जाती हैं, जो लेडी हमारी जो हाउस गर्ल्स होती हैं उनको बता के जाती हैं। अब करना ना करना ये तो उन पे डिपेंड है। हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे सर मुझे लगता है कि सिंगर्स वगैरह को भी ना अपने पोस्ट वगैरह लगानी चाहिए अवेयरनेस की, ताकि जो गलत खबरें हैं ना वो ना फैले, जो एग्जैक्ट चीज़ है फैक्ट एंड फिगर्स के साथ लोगों तक आती जाए। चलिए डेंगू की बात चल रही है तो अब मैं चाहूँगी कि आप अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में अपना खूबसूरत सा गाना भी सुनिए। जी बिल्कुल।
सदरा जदों मैं तेरा खत पढ़िया अंग अंग विचों फुट पईयां सदरा जदों मैं तेरा खत पढ़िया वे तेरी मंग नूं ए तेरियां कदरां वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया खुशियां मनाउंदे ते मैनू तेरा चा चढ़िया हो चन्न वेख लोकी खुशियां मनाउंदे ते मैनू तेरा चा चढ़िया वे तेरी मंग नू ए तेरियां कदरां वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया कोई किकरा सिपाहिया तू इंज मेरा दिल फड़िया ओ एक पल भी ना भुले ओ सिपाहिया तू इंज मेरा दिल फड़िया वे तेरी मंग नू तेरियां कदरां वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया अंग अंग विचों फुट पईयां सदरा जदों मैं तेरा खत पढ़िया अंग अंग विचों फुट पईयां सदरा जदों मैं तेरा खत पढ़िया वे तेरी मंग नू तेरियां कदरां वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया वे छेती नाल आजाड़िया वेरी नाइस बड़ा एनर्जेटिक गाना भी बहुत अच्छा था, गाया बड़ा अच्छा, परफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त किया है। ये बड़ा मैटर करता है, परफॉर्मेंस बड़ी ज़रूरी होती है ना एक सिंगर के लिए, होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग खड़े होकर बस गा देते हैं लेकिन आप तो प्रॉपर साथ साथ परफॉर्म भी कर रहे थे। ये आपका अपना गाना है? जी मेरा खुद का गाना है। आपके फ्रेंड ने लिखा? जी दोनों ने। अच्छा, दोनों ने कैसे लिखा ये मुझे समझ नहीं आती। एक लाइन वो लिखते हैं, एक लाइन आप लिखते हैं? असल में अगर मुझे क्रिएशन हो गई तो मैंने फ़ौरन लिख दिया उसकी, जो अगर मुझे अगली लाइन की समझ नहीं आ रही तो वो फिर उसमें ऐड कर देते हैं। तो बस माइंड एक होता है कि जहन मिल जाए ना तो फिर चीज़ अपने आप बननी शुरू हो जाती है। सही हो गया, मतलब वेरी नाइस। मतलब आप लोगों की आपस में दोस्ती फिर बहुत ज़्यादा होगी कि उससे क्या कहेंगे कि अगर एक लाइन, ज़रूरी नहीं है कि सर कोई लाइन बोले तो मुझे भी फ़ौरन से वैसी ही लाइन है। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, आपको बड़ी सलाहियत है भाई, आप पे अल्लाह, आपके माँ बाप की बड़ी दुआ है। बिल्कुल। आपसे बात करना चाहूँ, क्रिकेट की बात तो चल रही है, नॉर्मल लाइफ की बात करें, लोगों के बिहेवियर्स की अगर बात करें, अगर आप ऑफिस से लेके अपने क्रिकेट के मैदान की बात करें, अपने घर की बात करें, घर से बाहर वाले लोगों की बात करें, लोगों के बिहेवियर कैसे होते हैं? अगर उन्हें, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों ने स्टार्ट में कहा जब आप एक माशाल्लाह से एक अच्छे क्रिकेटर बन गए तो तब बिहेवियर क्या चेंज हो गए लोगों के? नहीं, असल में लोगों के बिहेवियर नहीं चेंज होते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है। लोगों की जो बातें हैं वो तो होती हैं, अगर हम उन चीज़ों को माइंड पे सवार कर लें तो फिर हम भी घर बैठ जाएं। अगर उन चीज़ों को, उनकी बातों को हम
अब कोशिश मेरी यही है कि अगर कोई बात कर भी देता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब तो यूज़फुल हो गया हूँ, मतलब कि रूटीन के मुताबिक अगर कोई बात कर भी देता और वो है तो इतनी बस ज़रूरी बातें नहीं है कि माइंड पे सवार किया जाए। बहुत अच्छा करते तो मेरा डिसेबल पर्सन के लिए यही है कि अगर आप इस चीज़ को लेके ना घर बैठ जाओगे ना तो फिर आप नहीं उठ पाओगे। बिल्कुल ठीक है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। कुछ डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि घर में रह के इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और क्या एहतियाती तदाबीर हैं। इसके अलावा सिंगिंग की भी बात हो रही है और क्रिकेट की भी बात हो रही है। मैं चाहूँगी काशिफ आप कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे लोगों के बिहेवियर्स के बारे में, क्योंकि माशाल्लाह से आपका एक बेटा है, आपकी मिसेज हैं, बाहर भी जाते हैं, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, आप अपने रिलेटिव्स में भी जाते होंगे। तो अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ तो लोगों के बिहेवियर क्या चेंज हो जाते हैं जब आप कुछ बन जाते हैं या नहीं चेंज होते? असल में बिहेवियर लोगों के चेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की एक चीज़ नेचुरल होती है। जो नेचुरल बात लोगों में होती है वो लोगों ने करनी है। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई बात कर भी दे तो मैं उसको पॉजिटिव लूँ, नेगेटिव ना लूँ। और लोगों के बिहेवियर तो कोशिश यही है कि हम एक नेगेटिव चीज़ को आप इग्नोर करें। तो होता है लोगों के बिहेवियर से। नहीं, अब यूज़फुल हो गए, अब कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, बिहेवियर की बात चल रही है तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे, डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशन होता है, क्योंकि आप उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, वो बड़ा सेंसिटिव उस वक्त हुआ होता है जब अगर आपको पता चले कि आप कोई बीमारी में मुब्तला हैं। बिहेवियर आपस में कैसे हैं डॉक्टर्स की और पेशेंट के साथ कैसे हैं और कैसे होने चाहिए? बड़ा अच्छा और बड़ा चुभता हुआ सवाल है। असल में देखें, बिहेवियर के लिए ना एक इंसान जी एक सेम वही इंसान है जो कि एक वक्त में बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है, वो हर एक से हंस हंस के बोल रहे हैं। बिल्कुल। और वही इंसान दूसरे वक्त में बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और हर एक को बिल्कुल मिसबिहेव कर रहा होता है। ठीक है ना, लेकिन बंदा एक ही है। बिल्कुल। बिहेवियर हमारा जो होता है ना, हमारी बैकग्राउंड में कुछ चीज़ है। आप घर से अक्सर लोग कहते हैं कि क्या लज करूँ, लड़के आए हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ठीक है जी। ये एक चीज़ है कि आप आते ही बगैर किसी वजह के, मैंने आपको कहा भी कुछ नहीं और आप मेरे साथ गुस्सा होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके बैक ऑफ माइंड से। अच्छा, बाहर के मुल्कों में क्यों डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा है और हमारे मुल्क में क्यों ख़राब है? ठीक है। एक बात याद रखें कि डॉक्टर्स बनने के लिए आपको FSC में, मैट्रिक में, FSC में, फिर आगे जो एंट्री टेस्ट है, बिल्कुल, उसमें हज़ारों लोग अपीयर होते हैं और उसमें चंद लोग सिलेक्ट होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी। जी। सबसे जो टॉप मेरिट थे वो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं वो फिर बाकी फील्ड्स में जाते हैं। जी। ठीक है जी। अच्छा, एक बंदा जो टॉप मेरिट पे था वो एक्सपेक्ट करेगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी रिस्पेक्ट और मेरी नेचुरली मेरी पे जी वो उस हिसाब से होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं ना एक स्टडी पे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। वो जो एक अपनी जो आप अंदाज़ा करें इतनी मुश्किल पढ़ाई है जी कि बंदा अपनी एक लाइफ जो होती है ना वो उसमें स्पेंड कर देता है। अच्छा, उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि जब हम लोग डॉक्टर बने तो हमारी जो पे थी वो थी 900 रुपीज़। ठीक है जी। अब वक्त के साथ साथ, अच्छा उसके मुकाबले में आप देखें, हाँ एक चीज़ होती है, मुझे भी मेरे हिसाब से मिल रहा है, आपको भी आपके हिसाब से मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। ऐसे ही है। हमारे मुकाबले में ब्यूरोक्रेसी है जो कि हमसे कम टैलेंटेड थे, उनको उनकी फैसिलिटीज़ और उनको जो घर मिला हुआ है, उनको जो खर्चा मिल रहा है, और सर इसके अलावा एक पावर भी होती है ना, जो आप कहीं भी इस्तेमाल करके। अच्छा जी। वो किसी भी डॉक्टर, एक AC जो अभी नया बना है, वो उस डॉक्टर को कि जो कि इंतहाई सीनियर है, वो जाके उसके हॉस्पिटल जाके उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो आप देखें आपके मेंटली आपको क्या गुजरेगी। बिल्कुल। फिर ये है कि आप एक और चीज़ भी है, लोग कहते हैं जी लोग यहाँ से इस मुल्क से पढ़ के बाहर क्यों चले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बाहर अमेरिका में या बाकी जगहों पे जो सबसे टॉप के पेड लोग हैं वो डॉक्टर हैं या वकील हैं।
ठीक पर है जी? हमारे यहाँ इन दोनों को हमारे यहाँ इन दोनों को जो है ना वो कोई नहीं है। लोग माजरत यहाँ के साथ पे इतनी थोड़ा सा safety नहीं दी आप जाती। अंदाज़ा करें, एक प्रॉपर्टी डीलर जी। है, एक कार डीलर है, वो एक कार बेचेगा तो उसके पीछे लाखों रुपया कमा लेगा, उसको कोई नहीं कहेगा। एक डॉक्टर 1500 या 2000 फीस ले लेगा जी तो लोग कहेंगे डाकू। जी ठीक है, चलो हर प्रोफेशन में काली भेड़ें भी होती हैं। मैं 1-2% को नहीं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा करें कि हम जब हाउस जॉब कर रहे थे, लोगों के रिलेटिव जब ब्लड देना होता था जी भाग जाते थे, डॉक्टर्स अपना ब्लड दे के उस मरीज को बचा रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है। अब एक जो कल्चर आया ना कि घर में अगर किसी की डेथ होती है तो अल्लाह ताला की वजह से, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में डेथ होती तो है वो डॉक्टर तो की वो वजह डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह जी। से। हालांकि अमेरिका में इतने ज़्यादा पेशेंट की डेथ होती है और उसकी इंक्वायरी ज़रूर होती है जी। कि किसी की कोई नेग्लिजेंस तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं हुई। अभी ये रिसेंटली सियालकोट में जी बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसे ही है। डेथ हुई है, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल तोड़ दिया। अब है क्या कि एक हेल्थ केयर कमीशन बना हुआ है, आप उसमें अप्लाई करें, अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंस है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, अगर नहीं तो आपने खुद उसको सज़ा जो दे दी। तो ये जब सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो डॉक्टर की बैकग्राउंड में ये है कि मैं इतना पढ़ लिख के ना मेरी पे है, ना मेरी रिस्पेक्ट है और ना मेरा कोई डिफेंस है। और ऊपर से टाइमिंग भी और अच्छा टाइमिंग फिर ये है कि 72 घंटे ड्यूटी, ठीक है जी, 48 घंटे ड्यूटी। अब वो बंदा जो कि 72 घंटे से जाग रहा है, वो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जबकि बाहर के मुल्कों में ये है कि अगर आपने एक नाइट ड्यूटी की है तो 2 दिन आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ ये है कि आपने 2 दिन कंटिन्यूसली ड्यूटी भी करनी है और अगले दिन फिर हाजिर होना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके उनकी behavior मिलके को उनका change जो कर देती बिहेवियर है ना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि पहले जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ाया जाता था। जी। अब रिसेंटली अच्छा सर, यहाँ से आपकी बात को कट करूंगी। आपने बिहेवियर की बात की कि ये मसाइल हैं जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। जी, जी। और इतनी सैलरीज नहीं होती और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इनको प्रॉब्लम कर रही होती है चीज़ वो होती है रिस्पेक्ट की। जी। कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत इन्वेस्ट किया, उसके बाद एक दूसरा बंदा आता है कि आपको सस्पेंड भी कर सकता है। वो बात की क्या वजह थी, क्यों किया, जी, वो जी। बात की बात है। सही। रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं कि एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, आजकल उनके बिहेवियर भी तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ये वजह है। इसमें मैं बिल्कुल लेकिन आपसे सर एग्री करूं। प्राइवेट क्लिनिक्स बना लेते हैं, ज़्यादा पेशेंट वहाँ चेक किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी चेंज हो गए। अच्छा, इसमें ना जो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि आप अंदाज़ा करें कि लाहौर जब बना था, जी आज से कितनी का आबादी थी इसकी? थोड़ी सी, जी एक मेयो हॉस्पिटल था, ऐसे ही है। ठीक है जी। बाद में एक सर्विसेज बना और एक गंगाराम बना। अब लाहौर कहाँ से लेके कहाँ तक फैल गया है। ऐसे ही आपने है। क्या एक जिना हॉस्पिटल बनाया, ठीक है जी। यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल जैसे 20 हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, ठीक है जी। हॉस्पिटल, हाँ जी, तब वो लाहौर की आबादी को उन्होंने केटर करना था। ठीक है। अब वो तो बने नहीं। ये किसकी नेग्लिजेंस? ये गवर्नमेंट की। ठीक है। अब एक डॉक्टर बैठा हुआ है ओपीडी में, रश लगा हुआ है 300 मरीजों का। अब वो मरीज को गुस्सा आ रहा है कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे ये डॉक्टर देख नहीं रहा। हाँ जी, तो वो गुस्सा किस पे है? उस डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर पे। कोई बंदा नहीं कहता कि ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है कि जिसने ना, अच्छा फिर दवाइयाँ अगर नहीं मिली जी तो फिर भी डॉक्टर जिम्मेदार, क्योंकि एंड यूज़र वो है ना, आखिर में तो वो बैठा हुआ है। ना किसी ने सेक्रेटरी हेल्थ को, ना किसी ने मिनिस्टर को, ना किसी ने चीफ मिनिस्टर को, किसी को नहीं पूछना कि जिनकी जिम्मेदारी थी वो प्रोवाइड करना, वो डॉक्टर को पकड़ते हैं। अगर अच्छा अब वेंटिलेटर नहीं है, एक पेशेंट है वो सीरियस होगा, उसको वेंटिलेटर चाहिए, आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं जी। है, वो पेशेंट की डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाएगी तो वो डॉक्टर को पकड़ेंगे, जी उसकी मारपीट करेंगे, जी ठीक है ना। जबकि जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की थी प्रोवाइड करना। तो मैं ये समझता हूँ जब तक हमारी बेड स्ट्रेंथ जो है और वो फैसिलिटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नहीं होंगी, जी। ये हमारे मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। ठीक है। एक रोटी आप 2 लोगों को तो दे सकते हो, लेकिन अगर एक रोटी आपके पास है, 100 भूखे बैठे हैं, तो आप किस जितना किसको- मर्जी भी अच्छे हो जाए, कैसे तकसीम करेंगे उनमें? ठीक हो गया है। तो ये मसाइल दोनों तरफ से आ रहे दोनों हैं, कुछ तरफ से उनकी है। तरफ से भी हैं, कुछ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे इदारों की तरफ से भी आते हैं। तो Exactly. उनको साथ लेके अगर ठीक किया जाए तो ही ठीक हो सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स के ठीक होने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर मरीजों की बात की जाए तो उनके बिहेवियर भी बहुत ख़राब होते हैं। आप अगर प्राइवेट कहीं चले जाते तो आपको होता है कि मैं तो पे कर रहा हूँ ना। एक जो नुकसान हुआ है ना, जी। ये जो हाइप क्रिएट हुई है डॉक्टर की मुबैना गफलत, उससे क्या हुआ है कि लोगों ने इमरजेंसी लेनी छोड़ दी।
पहले क्या होता था कि लोग मोहल्ले में बैठे हुए हैं ना, एक पेशेंट आ गया सीरियस, वो कोशिश करेंगे, उनमें से 50% बच जाते थे। ठीक है। अब जब से डॉक्टर को ये खतरा पड़ गया कि अगर खुदा न खास्ता ये ना बचा तो मेरा गिरेबान इनके हाथ में होगा, अब लोग कहते हैं लो जी बड़े अस्पताल ले जाए। वो वहाँ पहुँचते तक जो लाहौर की ट्रैफिक है वो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। ये हमें ठीक करना पड़ेगा बिहेवियर कि खुदा के लिए डॉक्टर किसी का दुश्मन नहीं होता, वो घर से किसी को इरादा कत्ल लेके नहीं निकला होता। बिल्कुल ठीक है ना, और ना ही कोई डॉक्टर चाहता है मेरा पेशेंट खराब हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात करें, क्योंकि ये बड़ी सीरियस बात होना शुरू हो गई थी और ये रियलिटी भी है हमारी सोसाइटी की, इस पे बात भी करनी चाहिए हमें। आपने भी बिहेवियर की बात कर ली। अगर जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, डिसेबल हैं, अब तो पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट भी आ गई है, इसके अलावा और भी कुछ हैं जी, ब्लाइंड क्रिकेट है, डेफ क्रिकेट है जी, तो उनको भी इसी तरह ट्रेन किया जाता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जी, उनकी ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा ठीक हो गया। और जो डिसेबल हैं, जो ये मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती लेकिन सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ, स्पेशल पर्सन जो कि वाकई सर बहुत स्पेशल होते हैं, हम सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं ये लोग। इनके बारे में ये कहूँ, अगर वो कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई एज लिमिट होती है इसमें? जी जी बिल्कुल एज लिमिट होती है। ये चीज़ रीजन लेवल पे देखते हैं, फिटनेस चेक करते हैं, इसमें भी फिटनेस टेस्ट होते हैं। कितनी एज में आप आ सकते हैं? मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? मतलब 40 की एज तक ये कर सकते हैं, 40 एज तक जी। ठीक है। लेकिन इसमें भी ये होता है कि फिटनेस होती है, फिटनेस इसमें भी चेक होती है, फिजिकली मतलब चेक करते हैं। अब इसमें अपर लेवल और लो लेवल की डिसेबिलिटी भी होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल प्लेइंग 11 बनानी है, रावलपिंडी रीजन की बनानी है, तो उसमें अब ऐसे प्लेयर होंगे जो सारे टांग की डिसेबिलिटी वाले होंगे, लेग की, तो वो नहीं चल सकते। हाँ। अब उसमें ये होगा कि 2 हैंड की डिसेबिलिटी वाले, 2 फुट की डिसेबिलिटी वाले, मतलब कि पूरा वो बनाएंगे कि कुछ अपर लेवल के होंगे, कुछ लो लेवल के होंगे। इस तरह से प्लेइंग 11 सेलेक्ट की जाती है। इसी तरह 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल किया जाता है और इसी तरह पाकिस्तान लेवल पे ये टीम बनती अच्छा है। अगर मैं बात करूं जैसे कि PDCA आपका डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन सबको लेके माशाल्लाह से चल रही है और बड़ा अच्छा उन्होंने एक इकदाम उठाया है। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके जो मैनेजमेंट है या डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनमें से भी कुछ स्पेशल पर्सन्स हैं? जी जी, उसमें ये जो जिन्होंने डिसेबल क्रिकेट की बुनियाद रखी थी वो हैं सलीम करीमी साहब। ठीक है। उनकी लक का प्रॉब्लम था तो उन्होंने इस क्रिकेट की बुनियाद रखी। जी खेलते रहे उन्होंने, बल्कि उस टीम में थे डिसेबल में, उन्होंने इस क्रिकेट की बुनियाद रखी और इसको फाइनेंशियली तौर पे भी लेके चले साथ डिसेबल क्रिकेट को। सही हो गया। तो इनको कौन सपोर्ट कर रहा होता है फाइनेंशियली भी, और उसके अलावा भी ज़रूरियात होती है? असल में PCB ने तो भी सपोर्ट करना शुरू किया और स्पॉन्सर भी होते हैं, जैसे लास्ट टाइम ICRC स्पॉन्सर था, इसी तरह शमा बनास्पति, इसी तरह बहुत सारे स्पॉन्सर हैं, जो HBL था, UBL था, मतलब इसी तरह से जो स्पॉन्सर होते हैं वो कर रहे हैं। अभी PCB भी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है डिसेबल क्रिकेट को। जी सही हो गया, सही हो गया। मतलब ये लोग सब मिलके एक टीम को लेकर चल रहे होते हैं और ये बड़ा ज़रूरी। कुछ कहना चाहेंगे आपके, किस तरह से मज़ीद इनको सपोर्ट किया जा सकता है आपकी टीम को? उसमें यही है कि PCB से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और ज़रा, जैसे नॉर्मल प्लेयर्स को फाइनेंशियली और ये चीज़ दी जाती है, इसी तरह डिसेबल क्रिकेट को भी PCB से रिक्वेस्ट है कि वो इसको लेके चलें, डिसेबल क्रिकेट को भी साथ लेके चलें, फाइनेंशियली तौर पर भी लेके चलें साथ। ठीक हो गया उनसे। जी हम भी रिक्वेस्ट करते हैं इनको मज़ीद सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बड़े हमारी कौम का बड़ा असासा है जी, बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हुई उनसे मिलके, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं बाकी सबको भी अपने साथ साथ। और अगर आपसे बात की जाए सिंगर्स के बिहेवियर की, क्योंकि डॉक्टर्स के बिहेवियर की बात हुई, क्रिकेटर्स के बिहेवियर की बात हुई, तो जब एक नया सिंगर आता है तो जो हमारे सीनियर सिंगर्स होते हैं उनका बिहेव कैसा होता है, और क्या बहुत अच्छे से मान लेते हैं कि हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त सिंगर है, ये बड़ा टाइम लगता है अपने आप को मनवाने के लिए? मेरी अम्मी जान कहा करती थी कि बेटा दुनिया गलत नहीं होती, इंसान गलत होते हैं। ठीक है, कुछ अब एक सोसाइटी है, उसमें अब पूरी सोसाइटी को गलत नहीं कह सकते, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत होते हैं, उनकी वजह से अब सबको ब्लेम नहीं किया जा सकता। होते हैं अच्छे भी सिंगर्स हैं जिनकी सोच अच्छी है, और बुरी मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ। तो बस ये है कि इखलाक इंसान का, चाहे जो भी है ना, जो किसी भी स्टेज पर पहुँचता है, किसी भी लेवल पर पहुँचता है, उसके पीछे दुआएं होती हैं उनके चाहने वालों की, उनके रिलेटिव और उनके जो घर। जब आप आए इस फील्ड में आए तो आपको अच्छे लोग मिले जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, या आपको भी थोड़ी सी मुश्किलात तो आई होंगी? बिल्कुल जाहिर बात है, आती है जब स्टार्ट करता है ना। मतलब आपने नोट किया, बताना नहीं चाह रहे वो ना बात को गोल किया जा रहे, मतलब आ ही नहीं रहे। नहीं वो नहीं बता रहा, असल में मैं बता रहा हूँ कि होते हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया तो थे ऐसे लोग कि मैं उन लोगों को नॉमिनेट तो करना नहीं चाहता
नहीं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं आप। जी जी जी। लेकिन आपने नोट किया है, जैसे सर ने बताया, जो क्लास में सबसे नालायक बच्चा होता है, अगर उसको मोटिवेट किया जाए ना, वो फील्ड में आके सबसे अच्छा काम कर रहा होता है। बेशक बेशक ऐसे ही। आप हिस्ट्री है, जो बहुत कामयाब लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं से रिजेक्ट हुए होते हैं, फेलियर होते हैं, लेकिन आज उनका एक नाम है। सर, बिहेवियर की तो बात हो गई। आज वेदर चेंज होता है तो बीमारियां भी आना शुरू हो जाती हैं, बच्चों को डिफरेंट बीमारियां हो रही होती हैं, जिनका इलाज ज़्यादातर हमारी माएँ घरों में करने की कोशिश कर रही होती हैं, और जब ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग डॉक्टर्स पे आ जाते हैं। तो सर, टाइफाइड एक बुखार है, उसको ना काफ़ी ज़्यादातर लोग ना डेंगू के साथ मिक्स कर देते हैं कि डेंगू, और इनको ना पता ही नहीं चल रहा होता है टाइफाइड है ये क्या है। इस बारे में भी बताइएगा। इसमें ना बुखार दोनों में ही होते हैं जी। डेंगू में ज़्यादातर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं जी, और हाई ग्रेड फीवर दोनों में होता है। और ये जो आंखों के पीछे दर्द और जिस्म इतना टूटता है जैसे बोन ब्रेकिंग, ये उतना टाइफाइड में नहीं होता जी। टाइफाइड में बुखार ज़रूर 103 104 तक जाएगा, लेकिन उतना इंसान लागर नहीं होता जी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये जो मोड ऑफ स्प्रेड है, टाइफाइड जो है वो यूजुअली हमने कोई पानी पिया। लाहौर में इस दफ़ा पिछले 5-6 महीनों से 2-3 केस जो है ना टाइफाइड के जी और यरकान के, हेपेटाइटिस ए और ई के, क्योंकि ये पानी के ज़रिए खाने पीने की चीज़ों से फैलते हैं। जो सी और अपना ए बी है वो ब्लड के ज़रिए फैलते हैं, जिनको काला यरकान कहते हैं। ए और ई खाने पीने की चीज़ों से फैलते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो इस दफ़ा इतना ज़्यादा आया है, ठीक है, जॉन्डिस, जितना कभी नहीं देखा था। इसके जब रीज़न देखी गई तो रीज़न ये बनी कि जो सीवरेज लाइनें हैं हमारी और पानी की लाइनें, ये बहुत पुरानी है, ठीक है, और ये साथ साथ बिछी हुई हैं। अब क्या हुआ कि वो सीवरेज लाइन पुरानी होगी, उसमें लीकेज होगी, साथ ही पानी की गुजर रही है उसमें भी लीकेज होगी। अब वो पानी आपस में मिल गया। अब जब घर में आपको पानी पीने के लिए मिल रहा है, वो सीवरेज मिला पानी है, ठीक हो गया। एक तो बहुत बड़ी वजह ये बनी। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट तो पता नहीं कब उनको ठीक करेगी। हम बॉयल करके पानी पी ले तो वो जरासीम मर जाते हैं। सही हो गया। सेकंड एक बहुत बड़ी वजह हमारे जिसको मतलब किसी को टाइफाइड है, पूरा ट्रीट नहीं हुआ तो वो कैरियर बन जाता है। अच्छा। वो अपने स्टूल में वो जरासीम, उसको बुखार नहीं है इस वक्त टाइफाइड, लेकिन वो जरासीम निकाल रहा है। ठीक है। वो जब टॉयलेट यूज़ करेगा और अगर उसने साबुन से अच्छी तरह हाथ ना धोए और उससे जाके उसने सलाद काटना शुरू कर दिया, रायता बनाना शुरू कर दिया, खाने पीने की चीज़ों को हैंडल कर दिया, तो वो जरासीम जो उसके हाथों को लगे हुए थे वो खाने में हो गए। वो खाना जब कोई दूसरा खाएगा या तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, जर्म्स के थ्रू मुंतकिल होता है एक दूसरे से। होता है जर्म्स के जरिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हेपेटाइटिस जो है ना वो भी इसी तरह, और ये यरकान भी इसी तरह, और टाइफाइड भी इसी तरह। तो और उसके बाद जो गैस्ट्रो होता है, जो टाइफाइड बुखार कितनी देर तक रहता है? अच्छा, टाइफाइड बुखार जो है ना, ये इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो मिनिमम 12 दिन से 2 हफ्ते तक, और ये बाज़ का महीना या इससे भी ज़्यादा जा सकता है। ठीक है। और इसकी फिर बाद में कॉम्प्लिकेशनें होती हैं। अच्छा, ये गर्दन तोड़ जो बुखार होता है, इसको इसी को टाइफाइड बुखार कहते हैं? वो डिफरेंट है, वो मेनिंजाइटिस है, लेकिन इसमें भी टाइफाइड में भी जरासीम दिमाग में पहुंच के गर्दन तोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कम है। जो हमारा चेस्ट इन्फेक्शन या जो न्यूमोकाकल और मेनिंजोकाकल जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर गर्दन तोड़ बुखार करते हैं। तो हमें ये एहतियात ये करनी चाहिए कि जिससे देखें, बचाओ मेन चीज़ है, इलाज तो जो है ना वो जब हो गया तो फिर नहीं। 2 चीज़ें ये कर लेना, हाथ धोना और पानी बॉयल करके पीना। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ार की बनी अगर खानी है, ज़्यादा लोग खाने बगैर रह नहीं, जो गर्म चीज़ है ना, पकी हुई, मतलब सालन है, गर्म है, ठीक है, उसमें चांसेस बहुत कम होंगे। जो रायता है, जो सैलड है, जो खीर है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो ठंडी चीज़ें हैं, उनमें ये जरासीम बहुत ज़्यादा पाया जाए, लिहाजा हमें ये चीज़ें जो है ना। ठीक हो गया सर। इस बारे में मज़ीद आपसे पूछेंगे और किस किस तरह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनका बचाव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छी बात की कि जब तो बीमारी होगी तो फिर तो ट्रीट होगा, उससे पहले भी बचा जा सकता है। कुछ एहतियाती तदाबीर होती है अगर उनको अपना लिया जाएगा। मैं चाहूँगी आप यहाँ पे अपनी प्यारी सी आवाज़ में एक गाना सुनाएं अपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये गाना भी आपने और आपके दोस्त ने मिलके लिखा? माशाल्लाह सर, बड़ी दोस्ती आ रही है इनके गानों में भी ना। अल्लाह ताला सलामत रखे आपकी ये दोस्ती। और अगर आपसे पूछा जाए, हमने क्रिकेट की बात तो की, तो काशिफ की वैसी हॉबीज़ क्या हैं क्रिकेट खेलने के अलावा? क्या शौक़ रखते हैं, खाना क्या शौक़ से खाते हैं?
खाने में सिंपल ही है, बस सिंपल सब कुछ खा लेते सब हैं? कुछ खा लेता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल कोई नहीं चीज़ नहीं नहीं, बड़ी कुछ पसंद? भी स्पेशल नहीं है, जो भी बना हो खा लेता हूँ। और हॉबीज़ की बात है, शौक ड्राइविंग का है। अच्छा, ड्राइविंग का है? जी, जो मैं वन हैंड से ही करता हूँ ड्राइविंग। अभी भी आप खुद से ड्राइव करके आए जी जी, हैं? मैं खुद से ड्राइव करके ठीक है, आया हूँ। मतलब ड्राइविंग का शौक जी, है जी, आपको? जी, जी। सही हो गया। क्रिकेट के अलावा ड्राइविंग का ड्राइविंग शौक का है। शौक सर है। देख लें कैसे मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं, और आज भी इस्लामाबाद से खुद से ड्राइव करके आए हैं। माशाल्लाह। सर, आप बीमारियों की बात चल रही थी, ख़वातीन में ज़्यादातर ना बोन्स में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर अगर घुटनों में ज़्यादा दर्द हो जाता है। अगर पहले होता था कि नानी दादी को ये बीमारियां होती थी, आजकल यंग लड़कियों को ये ज़्यादा मसले मसाइल देखने में आते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या वजूहात है? डाइट कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, दूध नहीं पी रही है, या कोई और भी वजह है इसकी? देखें जी, मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ गिफ्ट ऑफ लाइफस्टाइल। जी। जो हमारा लाइफस्टाइल बदला है ना, हाँ उसका ये गिफ्ट है। अच्छा, ये उसका कैसे? gift है। हमारे यहाँ दूध, जिसमें मेन कैल्शियम होती थी, हाँ सोर्स जी। ऑफ कैल्शियम था, दूध हमारा एक पार्ट एंड पार्सल था डाइट का, ठीक है, वो अब हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया है। अच्छा, चंद एक लोग जो दूध पीते भी हैं, वो दूध सोडा बना के पीते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग। उसमें वो डाल लिया। अच्छा, दूध सोडा, मैं आपके इस चैनल की तवज्जो से, दूध सोडा आपने बना लिया तो आपने समझ लें कि वो ज़ाया कर दिया दूध। अच्छा, वो ये इसको कैल्शियम रॉबर्स कहते हैं, कि चुरा लेते हैं कैल्शियम। ये जो बोतलें हैं हमारी, जो फिजी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लिहाजा जितने लोग ज़्यादा ये पीते होंगे उनकी कैल्शियम वो खींच लेती है। मतलब उसका कोई असर नहीं हो रहा था आपकी बॉडी में जाके? कतन कोई असर नहीं है। और ये दो नुकसान है, एक तो आपसे कैल्शियम उसने छीन लिया, जी। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ कैलोरीज जो है वो एक जो बॉटल है उसमें वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, कैलोरीज अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे, ये सीधा सी दरवाजा, आपने कमेटी डाली, हाँ जी। आप डालते जा रहे हो, निकालते नहीं, ठीक है, तो वो आपकी जमा होती जाएगी। ऐसे ही है। अब हमारी जो कैलोरीज हैं वो जब जमा होंगी तो किस शक्ल में जमा होगी? फैट की शक्ल में। ठीक है, हमारे मसल्स नहीं बनेंगे, हमारी वो पेट बढ़ जाएगा, और हमारा वो ओवरऑल जो ओबेसिटी है वो हो जाएगी। WHO ने मोटापे को एक बीमारी डिक्लेयर कर दी है। जी। एक सिंड्रोम एक्स है, उसमें यह है कि जिसको मोटापा होगा उसको लामहाला उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ठीक है, उसके जिगर पे अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो फैटी लिवर आएगा, उसमें डायबिटीज़ के चांस बहुत बढ़ जाएंगे, उसमें हाइपरटेंशन के बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है। जब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा हो गया तो समझ लें आपको फालिज के, हार्ट अटैक के और गुर्दे ख़राब के चांसेस बहुत बढ़ गए। ठीक है जी। ठीक है। तो हमने, अच्छा, फिर ख़वातीन में एक और चीज़ है कि देखें, ख़वातीन को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी। इसलिए कि उन्होंने ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए जी। उसको भी कैल्शियम देनी है, हाँ जी। और अपने आप के लिए भी। ठीक है। तो माएँ क्या करती हैं कि वो दूध नहीं पी रही होती, वो कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं ले रही होती, उसकी वजह से क्या, और बाद में अगर फीड करा रही हैं, वैसे तो अब रिवाज ही ख़त्म हो गया मदर फीड का, लेकिन अगर वो फीड करा भी रही हैं तो वो दूध नहीं पी रही होंगी, तो क्या होगा, उनकी बोन्स में से वो निकल के कैल्शियम तो वो आ जाएगी और यूज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ऊपर से हमारा मोटापा, आपने देखा होगा शादी से पहले लड़की ऐसे स्लिम होती है, जो ही शादी के 2 साल बाद देखें आपसे पहचानी नहीं जाएगी कि ये वही लड़की है जो स्लिम थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। वो कुछ खाना, वो कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ ये है कि वॉक चाक हम छोड़ देते हैं, उस मोटापे की वजह से और कैल्शियम ना होने की वजह से हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जोड़ों के अमराज जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल तो ज़्यादा। हमें ये चाहिए कि हम वॉक करें, दूध लें, वो जो नेचुरल चीज़ें थी हमारी जो पुरानी, उसको हम इख्तियार दूध करें। सोडा ना ले, दूध सोडा ज़्यादातर बिल्कुल। लोग गर्मियों में पीते हैं, फिर रमज़ान में भी बड़ा इस्तेमाल जी होता है बिल्कुल इनका। बिल्कुल, और ये बिल्कुल बंद कर दें, प्योरली दूध लेना चाहिए। सर, और प्योरली उसमें- मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। अब तो अच्छा, एक और चीज़ है, पहले ये होता था कि चलो यार दूध में पानी डाल दे, जी। अब ये है कि यार कम से कम पानी मिला ही मिल जाए। अब मिल तो जाए। सिंथेटिक दूध बन रहा है, उसमें शैम्पू डाल रहा है, उसमें खाद डाल रही है, उसमें पता नहीं क्या क्या डाल रहा है। क्या क्या डाल रहा है। तो ये बस हमारे प्रॉब्लम है, बस इसी की वजह से प्रॉब्लम ना। है, इसकी क्या कर सकते हैं। Yeah. ठीक है, जिनको ख़वातीन को स्पेशली जोड़ों का दर्द है, बोन्स में पेन है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी पीना चाहिए। सर, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध, मैंने एक बात कह दी है, Yeah. तो दिन में 1 गिलास काफ़ी होता है आपकी बॉडी नीड के देखिए, लिए? आप रेगुलर अगर पी रहे हो ना तो 250 ml एक गिलास जो है ना वो काफ़ी आपके वो लिए। काफ़ी होता है। जी हाँ, बिल्कुल जी। प्लस आप दूसरी भी डाइट ले रहे हैं, उसमें
उसमें भी कैल्शियम होती है। ठीक हो दूध आप अपना सही हो गया, दूध पीना बड़ा ज़रूरी है, मतलब डाइट का बड़ा एक अमल दखल है जी हमारी ज़िंदगी में। आप क्या खा रहे हैं वही आपके फेस पे भी आ रहा होता है, आपकी बॉडी पे भी आ रहा होता है। कहीं कोई जैसे सर ने कहा कि टाइफाइड और एक और बीमारी का आपने जिक्र किया यरकान, वो खाने पीने से भी आपको हो रहा होता है, पानी स्पेशली। तो सर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पानी आता ही नहीं है, जहाँ आता है वहाँ बहुत गंदा आता है। ये भी एक अफसोसनाक बात है इस बारे में। आपसे अगर खाने की बात चल रही है, खाने से बीमारियां भी लगती हैं और खाने से लोग खुश भी बहुत होते हैं। एक जो मौसीकार होता है जो गाना गाता है उसका एक बड़ा लिंक होता है खाने के साथ, बड़े शौकीन होते हैं खाने के, देसी खाने के स्पेशली। आपको खाने का शौक है? खाने का शौक है, सारी बातें खा रहे हैं और जी रहे हैं। नहीं एक शौक होता है ना कि जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ एक बॉडी नीड के लिए, एक होता है शौक से खाना खाना और दबा के खाना खाना। खाना खाने का वैसे दबा के खाने का शौक है, लेकिन फिर भी जो गले के लिए जो है ना वो रखना पड़ता है, थोड़ा सा काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा। खाने में तो सबसे पहले तो जो खट्टी चीज़ें हैं वो नहीं खानी, वो तो बिल्कुल जो है ना वो ड्रॉप होती हैं। अच्छा रमज़ान, मैंने कई सिंगर्स को ऐसे सुना भी है, बहुत से इंटरव्यूज़ उनके देखे, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि हाँ गला सेंसिटिव है, ऐसा कोई, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, मुझे कोई असर नहीं होता मेरे वोकल पे या कुछ भी, ऐसा है? ये हर बंदे का अपना अपना एक सोच है, लेकिन डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये भी बता सकते हैं कि गला जिनका ये जो हिस्सा होता है ये हर बंदे का एक जैसा नहीं होता, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल, सेंसिटिव, मेरा सेंसिटिव है। अच्छा, तो फिर आप नहीं खाते, आप याद करते हैं? मैंने जब से जो प्रोफेशनली स्टार्ट किया है ना सिंगिंग, तब से मैंने ये सभी चीज़ें बंद कर दी हैं। कोल्ड ड्रिंक और पानी नॉर्मल ठंडा पीता हूँ। ठीक है। तो अचार वगैरह हो गया, ये जितनी भी जो खट्टी चीज़ें हैं ये सभी मैंने जो छोड़ दी हैं। अच्छा, एक बात मशहूर है फनकारों के बारे में, करेले गोश्त बहुत खाते हैं। हाँ, बिल्कुल, स्पेशली सिंगर्स हैं। अच्छा, मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं करेले गोश्त वाले सिंगरों से नहीं। अच्छा, आप उनमें से नहीं हैं। मतलब ये जबरदस्त, एक वैसे ये जबरदस्त डिश है जी, मुझे भी सर बड़े पसंद है। आप खाते हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब ज़रूरी नहीं है सिंगर, लेकिन मैं वैसे कभी कभार जब बनी हुई है, स्पेशली मैं ऑर्डर नहीं करता कि भाई ये बनाओ और ये मैंने खाना है। ये भी एहतमाम होता है जी, घर का बड़ा मजा आता है जब स्पेशली आप कोई डिश बनवा के सब बैठ के खाएं। कड़ी हो गई, करेले गोश्त हो गया। सर और बताइए, मुझे भिंडी गोश्त बहुत पसंद है। दो चीजें, करेले गोश्त और भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बहुत पसंद है। आपने नहीं हमें बताइए आपको डिश कौन सी ज्यादा? करेले गोश्त डेफिनेट। पहले कह रहे थे ना, क्योंकि असल में ये करेले गोश्त ये है ना कि कड़वे होते हैं, और वैसे भी जो इस टाइप के पेशेंट्स अभी उनके लिए करेला बहुत मुफीद है। बाहर बैठे हुए हैं, मैं बताओ कि इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ ट्यूमर्स वगैरह या वो कड़वी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, करेले वगैरह। सर ऐसा है, ऐसे कुछ है? बेसिकली साइंटिफिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन आम तौर पे ये है कि इनमें कैलोरीज वैल्यूबल है। किसी को डायबिटीज़ है जी, इसमें करेले में उसकी जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा, वो है ही नहीं उसमें, तो अगर वो ले लेता है तो उसका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जी। लेकिन अगर वो उसके साथ नान ले लेता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, आप रोटी की बजाय नान खाएंगे ना तो आपका शुगर लेवल ऐसे ऊपर जाएगा जी, ठीक है ना। तो इसलिए जो शुगर के पेशेंट हैं उनको, या जिनको मोटापा है, उनको नान इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। इससे बीपी हाई हो जाना, लो हो जाना, ये तो बहुत कॉमन बीमारी है, बड़ों को भी है, छोटों को भी है, बच्चों को भी है। कहीं ना कहीं ये क्या लिंक करती है स्ट्रेस से, डिप्रेशन से? अगर आपको कोई टेंशन है उससे भी आपका बीपी या तो बहुत हाई हो जाता है या लो हो जाता है, या खाने पीने से ये हो रहा होता है आपको? ये दोनों चीज़ों से होता है। दोनों चीज़ों से होता है। देखिए, पहले नहीं अंदाज़ा था कि ये स्ट्रेस में कुछ होता है कि नहीं। अब तो इवन लेटेस्ट स्टडी आई है कि शुगर भी स्ट्रेस से हो जाती है, ये प्रूव हो गया है। रीज़न क्या होती है कि जब आप गुस्से में होते हैं ना जी, तो आपके अंदर एड्रेनालिन्स और बाकी कई केमिकल्स, सेरोटोनिन वगैरह, वो रिलीज़ हो रहे होते हैं जी, और जब वो रिलीज़ होते हैं तो वो आपका शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। तो जब शुगर लेवल बढ़ता है तो आपके डायबिटीज़ होने के, और प्लस यह कि वो खून की नालियों को सुकेड़ देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, खून की नालियाँ सुकड़ेंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और स्ट्रेस जितना भी होगा शुगर भी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा।
ठीक हो गया, मतलब स्ट्रेस का एक लिंक बहुत है बड़ा इनके साथ। लिंक है। सर शुगर तो यही पता होता है कि ज़्यादा मीठा खाने से हो जाती है, जी। क्या टेंशन से भी होती है शुगर? बिल्कुल होती है। ये अभी लेटेस्ट जो है ना, एक मीटिंग हुई है बार्सिलोना में, जी। उसमें ये प्रूव किया गया है कि स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ी काज है शुगर की। ठीक है। जी हाँ, अब वो प्रूव हो गया। पहले तो ऐसे ही थी, बात बनी कि अच्छा शायद होती है, नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप में अगर शुगर है तो वो बढ़ जाएगी, और अगर आप नहीं है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको शुगर हो जाए। अच्छा, ये भी एक अहम चीज़ है कि शुगर जो है एक बीमारी है, वो सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती, ये टेंशन से, स्ट्रेस से भी हो जाती है लोगों को। आपका माशाल्लाह से एक बेटा है, तो कैसा रिलेशनशिप है बेटे के साथ? बड़ी दोस्ती है? क्या बनाना चाहेंगे, क्रिकेटर ही बनाना चाहेंगे या कुछ और सोचा है उसके लिए? नहीं, क्रिकेट ही बनाना चाहिए क्योंकि मुझे भी क्रिकेट। बचपन से, चाइल्डहुड से ही शौक था क्रिकेट का। अच्छा। तो लेकिन ये है कि अभी तो 3 साल का है वो, तो अभी तो फिलहाल उसकी स्टडीज़ वगैरह के लिए। ठीक हो गया। चलो, तो लेकिन कितने ये- बहन भाई हैं आप लोग? 5 अच्छा, तो आप 3 छोटी हैं सिस्टर्स। सबसे? नहीं, सबसे बड़ा हूँ बहन भाइयों में। लाडले बेटे हैं घर जी के? जी, लाडला बेटा। सही हो गया। तो अब बेटे के साथ एक अच्छी दोस्ती है, बहुत अंडरस्टैंड अच्छी, करते हैं जी, जी, आपको। बहुत अच्छी। कितना टाइम देते हैं बच्चे को? ऑफिस से आके बस मगरिब के बाद ही कुछ दे पाता हूँ। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे शो में जब भी पेरेंट्स और बच्चों की बात चल रही होती है ना, तो बड़ा एक बहस शुरू हो जाती है, क्या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स उस तरह से जिम्मेदारियां नहीं ले रहे। फिर हम कहते हैं नहीं, बच्चे जिम्मेदारियां नहीं ले रहे, बच्चे टाइम नहीं दे रहे। सर ऐसा कुछ है? बिल्कुल है जी, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है जी उसका कसूर है। हम वाकई अपने बच्चों को टाइम नहीं जी। देते, और जब टाइम नहीं देते तो हम अगर एक्सपेक्ट करें, मतलब एक बड़ा अच्छा बाप है, उसने परवरिश नहीं की बच्चे की, तो वो एक्सपेक्ट करे कि चूँकि मैं बहुत अच्छा हूँ तो मेरा बच्चा भी उसी तरह अच्छा होगा। हाँ जी। तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप जो, चूँकि बच्चे जो होते हैं ना, इनमें इर्द गिर्द से सीखने का बहुत होता है। ऐसे वो ही है। जो मसलन फर्ज अपने करें, एनवायरनमेंट से बड़ी चीजें फर्ज सीख रहे करें होते हैं। आप अगर कोई बंदा अगर मैरिड है तो वो अपने सास ससुर की जी खिदमत नहीं कर रहा, तो बच्चा भी सीख रहा है। वो कल को अपने माँ बाप की भी नहीं करेगा, और अगर वो बड़ों को देखेगा कि ये बड़ों की बहुत इज्जत कर रहे हैं, तो उसमें वो Adopt कर लेगा वो अडॉप्ट कर चीज़। लेगा कि ये इज्जत करनी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम कमेटी डाल रहे होते हैं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे होते। आज मैं इज्जत करना सीखूंगा या सिखाऊंगा बच्चों को, तो कल को वो मुझे इन रिटर्न वही मिलेगा। तो आज मैं अगर बीज जो है वो जो बो रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि गंदम मुझे मिले, ये कभी नहीं हो सकता। सर, इसका मतलब यही है कि आप घर से सीख रहे होते हैं, जो आपके Exactly. बड़े कर रहे होते हैं वही आप कर रहे वही होते आप हैं, आपके करेंगे। अंदर वो चीज़ रहती है। देखिए जी, बेल हुई तो बच्चे को आपने कहा जा कि बाबा घर नहीं है, तो उसने सीख लिया कि झूठ बोलना कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो ये हम तो खुद सिखा रहे होते हैं बच्चों को। जी सर, बच्चों की बात चल रही है तो मैं चाह रही हूँ कि बच्चों के सवाल भी किए जाए बीमारियों के बारे में। बच्चों को ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ होती हैं? और बहुत छोटा बच्चा होता है, अगर फीवर हो जाता है तो माँ बड़ा कंबल में लपेट के रख रही होती है कि ये फर्स्ट सर्दियाँ हैं, इससे ठंड हो गई है। तो थोड़ा इस बारे में भी हमें बताइएगा, गाइड कीजिएगा। देखें जी, इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे को बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है। ठीक है। अगर तो उसको बुखार नहीं है और बाहर मौसम ठंडा है, तो हमें कंफर्टेबल लेवल पे उसको वार्म रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को 103 104 बुखार हो गया और वो बच्चा कांप रहा है, अब आप उसके ऊपर कंबल या लिहाफ देंगे तो आप तो उसका टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही है। एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि बुखार के लिए सर्दियां हो, गर्मियां हो, निमोनिया हो, किसी किस्म का बुखार हो, ठीक है। अगर बुखार तेज़ है तो ताज़े पानी की पट्टियां सर से लेके पैरों तक, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट। ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बच्चों में फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। जब एक लेवल से बुखार बढ़ता है तो बच्चों को झटके लगने शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर को दिखाए बगैर आप फौरी तौर पे जो पहला काम करें, उनको सर से लेके पैरों तक पट्टियाँ करें, इसके बावजूद कि किस किस्म का बुखार है इसको। अच्छा। और क्या मौसम है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है बेशक, उसके बावजूद भी आप उसके बावजूद भी आप पट्टियाँ करें। ठीक है। ठीक है। हमने उसको बुखार को नीचे लाना है। हाँ, जब वो नीचे आ जाएगा, अच्छा फिर ये एक और चीज़ होती है, आपने पट्टियाँ की, बच्चे को ठंड लगी, बच्चा कांपना शुरू हो गया, साथ ही आपने छोड़ दी। हाँ, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। ये निशानी होती है। जब बुखार नीचे आ जाएगा आधे पौने घंटे या घंटे में, तो बच्चे की जो कपकपी है वो खुद ही हट जाएगी, खुद ही हट जाए। और वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप बुखार इसका उतरा है। फिर इसको आप वो दूसरे हल्के कपड़े पहना। सर, आजकल की बीमारियों की बात करें, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो उनमें बच्चों की बीमारियां। देखिए, बच्चों में मौसम की जो बीमारियां हैं, जब गर्मियां आएंगी जी तो बच्चों में डायरिया, वॉमिटिंग, ये चीज़ें होंगी।
और बाकी बुखार जो दूसरे जी। टाइफाइड भी बच्चों में हो रहा है, मलेरिया भी हो जाता है, ये डेंगू भी बच्चों में हाँ हो जी। जाता है। जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर चेस्ट जो है सर्दियों की है, पेट जो है गर्मियों का है। अच्छा, हाँ जी, चूँकि चेस्ट जो है ना, जब बाहर ठंड है, हमने बच्चों ने उसी में सांस लेना है, ऐसे ही है। उस वक्त जो वायरल डिजीज़ होती हैं सर्दियों वाली, वो बढ़ जाती हैं, लिहाजा आपको फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उस वक्त ये है कि बच्चे को एक तो कवर करें और उसको जो गर्म मशरूबात हैं वो दें। उससे ये होता है कि जैसे इन्होंने एक चीज़ कही ना, मैं वो क्लियर कर दूं, ये जो है ना खट्टे से गला ख़राब होना, हमारे गले में कुदरत ने एक म्यूकस लेयर ऊपर, प्रोटेक्टिव लेयर गले के ऊपर लगाई हुई है। ठीक है। जब हम खट्टी चीज़ खाते हैं ना तो वो लेयर डिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, जरासीम हमारे मुंह के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। वो हमला नहीं कर सकते क्योंकि वो जो म्यूकस लेयर है वो उनको पेनिट्रेट नहीं करने देती। सही। जब आपने खट्टा खाया वो हट गई, अब जरासीम जाके टॉन्सिल्स के ऊपर और गले के ऊपर हमला कर देंगे और वो इन्फेक्शन कर देंगे। ठीक है ना। तो लिहाजा खट्टी चीज़ें, यख ठंडी चीज़ें भी वही प्रोटेक्टिव लेयर को हटाती हैं। ज़्यादा गर्म भी और ज़्यादा ठंडी भी। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म और बहुत ज़्यादा यख ठंडी, ये नहीं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उसके ऊपर जो चीज़ है वो खानी चाहिए। ठीक हो गया सर। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी इफेक्ट कर रही होती हैं आपके गले की लेयर को, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया और आपकी बीमारियां नहीं लग सकती। आजकल आपने बच्चों को देखा होगा, यंगस्टर 15 से 16 साल के, एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, बहुत ठंडी करके पीते हैं। आपको पता है मैं कौन सा किस एनर्जी ड्रिंक का जिक्र कर रही हूँ, उससे भी आपको थ्रोट बीमारियां आपको लग रही होती हैं गले की। पहले तो ये है कि वो जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो बजाते खुद बड़ी नुकसानदेह हैं और ऊपर से चिल्ड जब वो लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। एक स्टडी हुई है, आप फार ईस्ट चले जाए, जापान वगैरह इन मुल्कों में, कोई वहाँ पे ठंडा पानी नहीं पिएगा, वहाँ पे नीम गर्म पानी लोग पीते हैं। वहाँ पे हार्ट अटैक की रेशियो बहुत कम है। आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे जो जग पानी का उन्होंने रखा होगा ना वो बर्फ़ से भरा होगा, चिल्ड वाटर, वहाँ पे हार्ट अटैक का रेशियो बहुत ज़्यादा। ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं वो लोग। हाँ, हम लोग भी ज़्यादा गर्मियों में तो बहुत ही बिल्कुल। ये हमें ना नॉर्मल जो है ना, चूँकि जो ठंडा पानी है ना वो नुकसानदेह है, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पे नहीं है। ठीक है ना, वो एकदम से जाएगा तो सुकेड़ देगा सारी चीज़ों को। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना हमारा, उस पे जैसे आम ताज़ा पानी है उसको हम लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर काशिफ आपसे पूछे, आपने क्रिकेट की बात तो बताई कि क्या क्या किस तरह से ट्रेन किया जाता है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, हमारे क्रिकेटर बड़ा नज़र आ रहे होते हैं एक्सरसाइज करते, तो एक्सरसाइज करना एक खिलाड़ी के लिए कितना ज़रूरी है, और दिन में 1 बार 2 बार जिम जाना चाहिए या वॉक करनी चाहिए, किस तरह से खुद को फिट रखा जा सकता है? ज़ाहिर सी बात है, फिटनेस पे तो ये तो फर्स्ट है ना जी, ये कोई first भी है। गेम है, कोई भी आप गेम करें उसमें आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी चीज़। ठीक है, उसमें मतलब जैसे हम क्रिकेट खेले तो हमारे लिए रनिंग, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कैसे कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, मतलब वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या जिम वगैरह भी? अब इसमें अब कुछ डिसेबल क्रिकेट में ऐसे भी जिनकी टांग की डिसेबिलिटी होती है, वो लिम्ब यूज़ करते हैं, उस पर वो हल्की वॉक करते हैं। सही, आप जैसे फाटा का एक बॉलर है, उसकी एक टांग नहीं है लेकिन 134 135 की वो बॉल करता है, फास्ट बॉलर है। अरे माशाल्लाह। शोएब अख्तर जैसा स्टार्ट है उसका। सही है, लिम्ब पे वो भागते हैं। ठीक हो गया। अफरीदी नाम है उसका, ठीक है, शरली अफरीदी। तो इसी तरह से मतलब कि जो लिम है उसकी भी मतलब कि अच्छा लिम होता है तो उस पर अच्छी रनिंग कर सकता है बंदा। तो मेरा तो ये इशू है कि मतलब हमारा तो बाजूक है, हम तो और हमारी क्रिकेट में, डिसेबल क्रिकेट में सबसे जो मेन चीज़ है कि रनर अलाउ है। अच्छा, रनर अलाउ है। नॉर्मल क्रिकेट में रनिंग नहीं होती, एक ये चेंजिंग है कि इसमें रनर अलाउ होता है। ठीक हो गया। और अगर मैं पूछूं, इंटरनेशनल हमारी भी एक टीम है जो परफॉर्म कर रही होती है, बड़े लोगों के आइडियलाइज होते हैं खिलाड़ी, आपको कौन सा खिलाड़ी बहुत पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम। अच्छा, पुराने खिलाड़ियों की अगर बात करूं तो उसमें तो अफरीदी, शाहिद अफरीदी। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। सर, आपको कौन पसंद है क्रिकेट? मुझे शाहिद अफरीदी बहुत पसंद है। सर, क्यों जल्दी आउट हो जाते थे? लेकिन सर, हाँ, वो एक उनका स्टाइल था, वो एंड तक लोगों को पसंद रहा है उनको। आपको कौन पसंद है? शोएब अख्तर। अभी तक नए लोगों में मैं क्रिकेट तब देखता था, अब मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन तब देखता था। नहीं, क्यों? ये ज़रूरी है सिंगर के लिए? ज़रूरी नहीं है, लेकिन असल में वो फेम ही नहीं रहा जो पहले था।
नहीं, अब दोबारा से बड़े अच्छे खिलाड़ी आए हुए हैं, ये देखें बता भी रहे हैं। और अब तो बड़ा काम हो रहा है क्रिकेट पे, बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आगे आने नहीं देते। नहीं, काफी लोग आए हुए हैं। नहीं, अभी तो आ रहे हैं, ऐसा कुछ बेहतर है हो जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो काफी बेहतर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है काफी भैया, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो इंडिया के दामाद बन जाते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक्सरसाइज की बात उन्होंने बताया, सर हमारी सेहत के लिए बड़े ज़रूरी होता है वॉक करना भी और एक्सरसाइज भी करना। आप करते हैं एक्सरसाइज फिट रहने के लिए? जी बिल्कुल करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं? वॉक करता हूँ। अच्छा, सिंगर्स पहले ये होता था मॉर्निंग में उठ के प्रैक्टिस कर रहे होते थे फजर के बाद, आजकल ट्रेंड हो गया रात को रिकॉर्डिंग करना, रात को काम करना। तो क्या अब भी सुबह उठ के रियाज किया जाता है या रात के वक्त बैठ के? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वैसे मैं अगर नाइट को जाग भी रहा हूँ ना, अगर बिजी हूँ तो अगर नहीं भी सोया तो मैंने सोना रियाज करके फिर सोना है। अच्छा, ठीक हो गया, मतलब ये बड़ा ज़रूरी है। सर बात हो रही थी बीमारियों की भी, डॉक्टर्स के बिहेवियर की, पेशेंट के बिहेवियर की भी। सर यंगस्टर जो हैं हमारे डॉक्टर्स, वो बड़े नाराज़ नज़र आते हैं, आए रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो सर कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए आप? मैं इससे पहले कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूँ, एक मैं चीज़ ये लोगों की अवेयरनेस के लिए है। जी हमारे यहाँ जो सोना था ना, वो अर्ली नाइट पे सोना और सुबह जल्दी उठना। जी। अब यूरोप में चले जाए 7-8 बजे, 6-7 बजे दुकानें बंद, हाँ, ऐसे और सुबह 8 बजे 7 बजे खुली होती है। ठीक है। रीज़न क्या है कि जो हमारी स्लीप पैटर्न है ना, हमारी जो सारी जो दिन भर की हमारी वेट एयर हो रही होती है, वो सारी ही रिप्लेसमेंट हो जाती है। जो हमारी स्लीप है ना 9 to 2 जी, इसमें ना वो सारी हो जाती है। ठीक है। और हमारे वो हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं। सही। लिहाजा ये जो स्लीप है ना, और लाहौर में तो अब टोटली चेंज ही हो गया। अब ये सारा कुछ हम जाग रहे होते हैं और सुबह 12 बजे तक हम सो रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। ये तो जस्ट मैंने एक जो आपने बिहेवियर का कहा, लेकिन फिर वही बात है, नए डॉक्टर्स की बात, नहीं यंग डॉक्टर्स की, कि एक बंदा उसने अब दो किस्में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ रहा है जी, उसका डॉक्टर बनने तक उसका 70 से 80 लाख रुपया लगता है, तकरीबन 1 करोड़ हो जाता है ठीक है। अच्छा, उसको 1 करोड़ जब घर वालों ने उसके ऊपर खर्च किया, इन्वेस्ट किया जी, तो वो चाहेंगे कि ये अब डॉक्टर बन गया है तो अब कम से कम ये अपना खर्चा तो उठा ले। ऐसे ही है। उसको जो हाउस जॉब मिलेगा वो पेड नहीं मिलेगा, उसको ऑनरेरी हाउस जॉब मिलेगा। ठीक है, कि आपने बगैर पे के हाउस जॉब करना है। सही। उसके बाद अगर सिफारिश से उसे नौकरी मिल भी गई तो उसको जो उसको पे मिल रही है उससे उसकी कन्वेंस का खर्चा नहीं निकल रहा। ठीक है। अगर आप उसकी शादी कर देते हैं तो वो घर कैसे चलाएगा, जिम्मेदारियाँ कैसे चलाएगा। मैं जब तक मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं आपके साथ हंस के बात नहीं कर सकता। ऐसे ही सर। ठीक है जी। सर, एक डॉक्टर के अलावा कोई भी बंदा हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। ठीक है जी। आप ये बताएं, आपको ये पता हो कि मैंने यहाँ से फारिग होना है तो मेरा दोपहर का खाना पता नहीं मुझे मिलना है कि नहीं मिलना, ऐसे ही तो आप कैसे मुस्कुरा के बात कर सकें? ऐसे ही है। लिहाजा मेंटली सेटिस्फाइड जो है ना, और यही बाहर के मुल्कों में है। और हमारे लोग क्यों जा रहे हैं इंग्लैंड में, बाकी जगहों पे, इसलिए कि वहाँ पे हैवी पे है, जो वर्किंग आवर्स हैं वो बड़े मुनासिब हैं। ठीक है जी। और उनको रेस्ट का टाइम, उनको इज्जत, वो सारा कुछ मिलता है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स को मार भी पड़ती है, इसके बावजूद कि वो 24 घंटे 72 घंटे काम कर रहे हैं, ज़रा सी नेग्लिजेंस हो जाती है। नेग्लिजेंस भी इस वजह से कि हमारी वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है। एक बंदा आया, उसको कोई 15-20 गोलियां लगी हुई हैं। अब डॉक्टर ने तो उसको अटेंड करना है। हाँ जी। उसके फेफड़ों में भी, उसके दिल में भी, वो पूरी कोशिश करने के बावजूद वो नहीं बचा। उन्होंने डॉक्टर को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। अब ये बताएं कि इस तरह का बिहेवियर जब आवाम का होगा तो क्या होगा? डॉक्टर नहीं सर, वो मैं एग्री कर लिया मैंने कि पेशेंट का बिहेवियर भी ठीक नहीं होता। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, इसमें कोई शक नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी है कि अगर आप बचा सकते हैं, ट्रीट करके किसी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहूँगा कि डॉक्टर्स को, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आप मेरे पास आए ना, मैं एक दफ़ा एक पेशेंट देख रहा था कि एक अम्मा ने 10 दफ़ा मुझसे एक ही चीज़ परहेज़ पूछी। अच्छा। तो जो 7 पेशेंट बैठे हुए थे ना, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बस भी करें, अब ये एक ही बात पूछी जा रही है तो आप भी, उसका राइट है सर पूछना। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा एक बात मैं बताऊं, मैंने इसके एक भी सवाल का जवाब ना दिया ना
तो इसने मेडिसिन नहीं लेनी और ना इसने ठीक होना है। तो जब इसका, चाहे वो स्टूपिड क्वेश्चन है हमारे लिए, लेकिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो जब तक वो सेटिस्फाई होकर नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की मुफ्त की, चलो दुनिया में तो हमें वो उतनी शायद ना मिले, लेकिन मुफ्त की जन्नत। आप एक पेशेंट का अच्छे तरीके से डील करते हो, तो ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि पेशेंट को अगर आप अच्छे तरीके से डील करते हो तो आप एक मुफ्त की जन्नत कमा रहे हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के अख्ताम में हम आपसे गाना भी सुनेंगे। थैंक यू सो मच काशिफ, आप आए और आपने बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। नाज़रीन खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। कामयाबी की राहों में जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो माँ है, जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है वो माँ है, माँ है। मुश्किल आए तो याद आए तेरी छाहों माँ, जब भी कोई मुश्किल आए तो याद आए तेरी छाहों माँ, मेरी माँ तेरी छाँ, तेरी छाँ मेरी माँ, माँ जब भी कोई मुश्किल आए तो याद आए तेरी छाहों माँ। मेरे सवालों के वो इशारे तेरे सिवा कोई भी न जाना, वो हर कदम पे तेरा ये कहना बेटा संभलना तू गिर न जाना, कदम कदम पे सुनती है वो तेरी सदाएं मेरी माँ हो माँ, कदम कदम पे सुनती है वो तेरी सदाएं मेरी माँ हो माँ, मेरी माँ तेरी छाँ, तेरी छाँ मेरी माँ, माँ माँ जब भी कोई मुश्किल आए तो याद आए तेरी छाहों माँ। माँ और खुदा की एक आदत बहुत मिलती है कि दोनों ही माफ कर देते हैं। माना जहाँ में सबसे बुरा हूँ, लेकिन मैं तेरे दिल का टुकड़ा हूँ। माना जहाँ में सबसे बुरा हूँ, लेकिन मैं तेरे दिल का टुकड़ा हूँ। ममता ने तेरी मुझको झिंझोड़ा माँ, जब से तुझसे मैं बिछड़ा हूँ।
अब ना कोई राहें देखे, ना ऐब छुपाए मेरी माँ हो माँ। अब ना कोई राहें देखे, ना ऐब छुपाए मेरी माँ हो माँ, मेरी माँ। तेरी छाँ, तेरी छाँ मेरी माँ, माँ, माँ। जब भी कोई मुश्किल आए तो याद आए तेरी छाँ हो माँ, मेरी माँ। तेरी छाँ, तेरी छाँ मेरी माँ, माँ, माँ। जब भी कोई मुश्किल आए तो याद आए तेरी छाँ